लाइव में जो बच्चे एक बार प्लीज बताइए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। लाइव स्टूडेंट्स लेट मी नो प्लीज आइदर द ऑडियो वीडियो क्लियर। ओके, एंड व्हाट अबाउट द फेस टू फेस, ऑडियो क्लियर है? ठीक है जी। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपने सीएस का एक पड़ाव पार किया, उसके लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छा, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से हमें मोटिवेशन लेना चाहिए और 3 लेवल में से एक लेवल आपने क्रॉस कर लिया, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ताली बजवा दी मैंने। ठीक है, अब हम दूसरी ओर बढ़ रहे हैं, दूसरा लेवल और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल। सीएस में सीएस एग्जीक्यूटिव अपने आप में एक इंपॉर्टेंट स्टेज है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव क्वालिफाई कर लेते हो तो मैं ऐसा मानती हूं 90% सीएस कर लेते हो, 10% बाकी रह जाती है। सीएस एग्जीक्यूटिव अगर कंपेयर किया जाए सीएस प्रोफेशनल से तो इजी है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं, स्टेज तो नेक्स्ट है तो टफ होनी चाहिए। पहली वजह यह है कि सीएस एग्जीक्यूटिव का जो सिलेबस, सीएस एग्जीक्यूटिव में जो टोटल पेपर्स, और बच्चा बहुत ही छोटा 19-18 साल का बच्चा होता है और उसके ऊपर 7 पेपर का बर्डन जब आ जाता है, और कंटेंट की तो बात ही मत पूछिए। मैम पहली क्लास में इतना ज्यादा डरा रही हो, आप हमें डरा नहीं रही, मैं सच्चाई बता रही हूं, तो थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन बच्चों यहां पे अगर आपने अब ज्वाइन किया है तो आपको बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी लगन के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी होगी। और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि मैं भी यही प्रार्थना करूंगी कि आज मेरी पहली क्लास है और आप मेरे साथ कनेक्ट हो गए हो, हमारी कोचिंग के साथ कनेक्ट हो गए हो। हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हम ये जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं इसे बिना किसी बाधा के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी हेल्थ इशू के, बिना किसी नेचुरल कैलेमिटी के हम इसे कंप्लीट करें। हमारा बैच शुरू हो टाइमली और ये टाइमली खत्म हो, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये भगवान से हमारी विनती है। अब हम इसे शुरुआत करेंगे इसको, और शुरुआत करने से पहले मुझे आपके कुछ बेस क्लियर करने पड़ेंगे, कुछ बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, और वो बेसिक्स क्लियर करने के बाद ही हम आगे पढ़ सकते हैं। क्योंकि हर रोज जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो कुछ टर्म्स आएंगे, और वो टर्म्स जब आपको नहीं पता होंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा। ये जो आपका सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल है, इसमें लॉ का मेजर रोल है। आप जैसे कि जानते ही हो 7 में से 5 पेपर लॉ के ही हैं, और 6ठा पेपर भी लगभग लॉ का ही है, क्योंकि टैक्स भी एक लॉ ही है। तो प्रैक्टिकल के नाम से डरने वाले बच्चे सब यही हैं, और प्रैक्टिकल पेपर आपका बस एक ही है, वो आप जानते ही हो। Whatever be the situation, whatever be the course, हमें बस यही देखना है कि हमें अपनी मंजिल पार करनी है। उसके लिए प्रयास, अथक प्रयास हम करेंगे, एफर्ट्स लगाएंगे। आज की क्लास में बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बातें मैं नहीं कर रही, क्योंकि मुझे पढ़ाने के लिए मेरे पास इतना कंटेंट है जो मुझे आपको सिखाना है, तो वो उसकी ओर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और बहुत सारे बच्चे तो पहले से ही मेरे से पढ़े हुए भी हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो नए हैं, तो वो भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो हम एक गाने के साथ शुरुआत करते हैं अपने कोर्स की। सही, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, किसकी बात चल रही है? कंपनी लोग की। तो एक बार जोर से गा दूंगा ना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, है ना? तो धीरे धीरे से ये हमारी जिंदगी में आएगा, और जिंदगी में आए तो कभी जाए ना रब्बा। आवाज नहीं है, जोर से बोलना, जिंदगी में आए तो कभी जाए ना रब्बा। और ये रब्बा जाएगा नहीं आपकी जिंदगी से, क्योंकि आप जो कंपनी लो यहां पढ़ोगे, जो एजीएम पढ़ोगे, जो जनरल मीटिंग पढ़ोगे, जो बोर्ड मीटिंग पढ़ोगे, जो डायरेक्टर पढ़ोगे, जो केएमपी पढ़ोगे, ये तमाम चीजें आपको अपने कैरियर में काम करना है। आप अपने कैरियर में जब जाओगे, जब कंपनी सेक्रेटरी की पोजीशन आप लोगे, तो उस समय आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकली आपको फॉलो करनी है। क्यों करनी है मैं आपको प्रूफ करूंगी आज की क्लास में। तो चलिए, तो अच्छा तो अब हम चलते हैं कहां? इधर। आज की क्लास बेसिक क्लास है, और जिस बच्चे ने क्लास नहीं ली, मुझे ऐसा लगता है कंपनी लॉ वो पढ़ सकता ही नहीं है सही तरीके से। ये बेसिक क्लास है, और बेस आपका मजबूत होना जरूरी है। और ये मेरा दावा है आपसे
कि जब आप इस क्लास को पढ़ोगे तो मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा क्या बहुत अलग है, बहुत ही अलग है। मैं अपनी तारीफ खुद ही कर रही हूँ, तारीफ नहीं कर रही, मैं बता रही हूं। हम यहाँ पे हमारा पूरा फोकस रहेगा लिंकिंग करना। क्या बोला मैंने? आवाज नहीं आ रही, जोर से बताइए। लिंकिंग करेंगे चीजों की। मतलब क्लास के दौरान जितनी देर आप क्लास में बैठे हो, मेरा बस एक ही भगवान से प्रार्थना है कि प्रभु ये जो बच्चे क्लास में बैठे हैं, ये जितनी देर मेरे साथ रहे, ये कुछ सोच भी ना सके, इनके मन में कोई ख्याल ना है, इनके मन में कोई बात ना है, इनको मैं इतना लिंकअप कर दूं कि बस ये मेरी बात सुने, बस ये मेरी बात सुने और मुझे ही देखे। आर यू गॉट द पॉइंट? चलिए, तो भाई और बहनों और मित्रों और सखियों, आप सभी बच्चे सामने देखिए क्या वर्ड लिखा है, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। क्या वर्ड लिखा है जरा बताना। कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो ये जो है आपके सब्जेक्ट का नाम है। किसका नाम है ये? आपके मतलब सब्जेक्ट का नाम क्या दिया गया? कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। तो दो शब्द मिला के यहां पे कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो पहली बात तो कंपनी लॉ के प्रोविजन की बात हम समझेंगे और दूसरा उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी कैसे होती है। कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस क्यों पढ़ाया जाता है, इंस्टीट्यूट आपको क्यों पढ़ाना चाहती है, तो ऑब्जेक्टिव्स की ओर चलते हैं कि हमें पूरा पेपर क्यों पढ़ना है, इसका क्या उद्देश्य है। उद्देश्य नंबर 1, टू प्रोवाइड, एंड इस शब्द पे ध्यान देना, इस शब्द पे ध्यान देना, शब्द शब्द करे सब कोई, शब्द के मोल न भाव, एक शब्द मरम करे और एक शब्द करे घाव। वाह वाह तो कर दो। आवाज नहीं आई, दम नहीं लग रहा? अरे क्लास के बच्चे इतने घबराए हुए क्यों? जोर से बोलनी है वाह वाह। तो बताइए, सबसे पहली चीज इस सब्जेक्ट का उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड व्हाट? कंसेप्चुअल। वर्ड पे ध्यान देना, क्या वर्ड लिखा है? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। द वर्ड इज यूज्ड हियर कंसेप्चुअल, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। ओके, अंडरस्टैंडिंग ऑन द प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस ऑफ कंपनी लॉ। क्या होता है कंपनी लॉ, क्या होता है कंपनी एक्ट, वो तो मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी हमारी बेसिक क्लास है। अभी तो मैं बड़ी बड़ी बातें बाद में करेंगे, पहले बेस तो क्लियर कर ले, पहले समझ तो ले हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्या चाहते हैं इंस्टीट्यूट, कौन से वाले इंस्टीट्यूट, हमारी अपनी इंस्टीट्यूट ICSI। उसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि आपको जो एग्जाम पास करना है वो ICSI का करना है, हमें जो कंटेंट पढ़ना है वो उन्हीं के हिसाब से पढ़ना है, हम अपने हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे, जो इंस्टीट्यूट चाहती है उसी के हिसाब से हमें पढ़ना है, तभी हमें मंजिल मिलेगी, तभी हमारी जीत होगी, तभी हमारा पेपर पास होगा, अदरवाइज पेपर पास नहीं होगा। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? तो सबसे पहली चीज, हम इस पेपर को क्यों पढ़ रहे हैं, और हम पूरी क्लास के अंदर मैं आपसे ही क्वेश्चंस रेज करूंगी और आपको सोचने के लिए मजबूर कर दूंगी ताकि आप सोच समझ के कुछ जवाब दो। तो हमने कहा हम इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं भाई और बहनों, इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ाया जा रहा है? आवाज से जोर से बोल रहा। Conceptual understanding of principles and provisions of the company law। एक्चुअली कंपनी लॉ होता है, कंपनी एक्ट होता है, लेकिन डिटेल में हम बाद में जाएंगे, लेकिन अभी हम समझ लेते हैं कंपनी लॉ की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हमें यह पढ़ाया जा रहा है। ओके, आगे देखिए क्या कहते हैं, टू इक्विप द स्टूडेंट्स विद वर्किंग नॉलेज। ओ माय गॉड, यस, वर्किंग नॉलेज अबाउट मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज। मतलब कंपनी के मैनेजमेंट को कैसे आपको डील करना है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे देखना है, इसके बारे में भी आपको वर्किंग नॉलेज की बात करी है। दूसरी, पहला कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करें, प्रिंसिपल्स बताएं, प्रोविजंस बताएं, और दूसरा पॉइंट बता दीजिए क्या है, वर्किंग नॉलेज। क्योंकि हर सब्जेक्ट का बेस अलग है, हर सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन क्लास अलग है। मैं इंट्रोडक्शन में अलग अलग बातें नहीं करती, फलाना ढिकाना जी मैं सबसे ऊपर हूं, मैं सबसे बेहतर हूं, वो आप बताओगे कि कौन बेहतर है, और बेहतर वो है जो बच्चा पास हो जाए, दैट्स इट। मैं तो इसमें बिलीव करती हूं। तो इट मींस आप मुझे बताइए कि सबसे पहली चीज हम ये जानना चाहते हैं कि हम कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस को क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव अलग है। अगर हम बात करेंगे कंपनी लॉ, इसका ऑब्जेक्टिव अलग है। अगर हम बात करेंगे GIGL, उसका ऑब्जेक्टिव अलग है। अगर हम बात करेंगे सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, उसका ऑब्जेक्टिव अलग है। हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट अलग है, तो हमें उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से चलना है। इट मींस एक बात तो साफ हो गई है, हम यहां पे कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होंगे, क्योंकि पेपर जो आएगा वो कॉन्सेप्ट से आएगा। यस और नो, आर यू एग्री? किससे आएगा?
रट्टाफिकेशन इधर नहीं चलेगा, इधर हमें कॉन्सेप्ट पे काम करना है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी है, प्रोविजंस की नॉलेज लेनी है। और आपके ऊपर जो आयरन का काम है वो मैं करूंगी लिंकिंग करके, लॉस को कैसे लिंक करते हैं, कैसे एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन के साथ हमें कनेक्ट करना है, वो मैं आपको सिखाऊंगी। और सीखने के बाद आप ये ना कहो कि मजा आ गया। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा टू इक्विप the students with working knowledge. It means that's very clear. To be very frank, at the very first day when you join the CS post, you have to go through all the working knowledge of the company. कैसे वर्किंग नॉलेज, क्या बोला इसने, अबाउट मैनेजमेंट, क्या वर्ड यूज किया, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट डू मीन बाय द मैनेजमेंट, व्हाट डू मीन बाय द मैनेजमेंट, यस बताइए, व्हाट डू मीन बाय द मैनेजमेंट, क्या होता है मैनेजमेंट का मतलब, जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, जो कंपनी को मैनेज करके आगे लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट के अंदर आते हैं मैनेजरियल पर्सनल, क्या वर्ड यूज किया मैंने, इतना मुश्किल शब्द, मैनेजरियल पर्सनल, क्या वर्ड यूज किया, मैनेजरियल पर्सनल। मैनेजरियल पर्सनल वो टॉप मैनेजमेंट है जो कंपनी को मैनेज करता है। एमडी कौन हो सकता है, डायरेक्टर कौन हो सकता है, एमडी कब अपॉइंट होगा, एमडी की कितनी एज होनी चाहिए, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम सैलरी कितनी फेच कर सकते हैं, रेम्युनरेशन कितनी दे सकते हैं, उसी के साथ क्वालिफिकेशन क्या होगी, डिस्क्वालिफिकेशन, ये तमाम चीजें आपको पता होनी चाहिए। आर यू गॉट द पॉइंट। डायरेक्टर कौन होता है, डायरेक्टर कितने होते हैं, मैक्सिमम एक कंपनी में कितने डायरेक्टर हो सकते हैं, एक व्यक्ति कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, ये सारी चीजें आपको एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बारे में बताई जाती हैं। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबडी। नेक्स्ट, लेवल ऑफ नॉलेज कैसा होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, कम हियर, थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द लेवल ऑफ नॉलेज, लेवल ऑफ नॉलेज इज वर्किंग नॉलेज। क्या बोला मैंने, जरा बताना, जोर से बोलिए, क्या बोला, आवाज ये जोर से बोलिए, वर्किंग। इट मीन्स आपको जो नॉलेज लेनी है ना, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है भाई और बहनों, इसके बदले आपको मिलेगा पैसा, क्योंकि आपको वहां पे ये जो आप यहाँ पे प्रोविजंस की नॉलेज लोगो लेनी है, उसकी वर्किंग एप्लीकेबिलिटी करनी है। जब काम करोगे तो वहां पे एप्लीकेशन करना है। जैसे कंपनी में जनरल मीटिंग होगी तो वो कैसे, कब, कहां, कब कंडक्ट करनी है, नोटिस कैसे देना है, नोटिस कैसे बनेगा, नोटिस में क्या चीजें होंगी, ये तमाम जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी। यस, 3 बातें बताइए मुझे, इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ना है। सब्जेक्ट का नाम कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस ग्रुप 1। हम यहाँ पे कंपनी लॉ पढ़ने जा रहे हैं जो कि सीएस के बच्चों के दिल के बहुत ही करीब होता है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमने 3 बातें यहाँ पे समझी कि इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। मैम, क्या जो ऑब्जेक्टिव कंपनी लॉ का है सेम ऑब्जेक्टिव मैम जीआईजीएल का भी है? आंसर इज नो। मैम, जो ऑब्जेक्टिव आपका कंपनी लॉ का है वही ऑब्जेक्टिव मैम ईसीआईपीएल का भी है क्या? ईसीआईपीएल आपका दूसरा पेपर है। आंसर इज नो। ग्रुप 1 के अंदर आपके टोटल 4 पेपर हैं, जिसमें से 3 लॉ के पेपर है, एक आपका प्रैक्टिकल पेपर है। लॉ के पेपर्स में से कंपनी लॉ है, जीआईजीएल और सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, ये तो पता ही होगा ना सबको। ठीक है, मैं ऐसा मानती हूं कि इतना तो आपको पता ही होगा। जब बच्चा यहाँ पहुंचता तो इतनी चीजें पता होती हैं। वो बात अलग है, जिस दिन जीआईजीएल पढ़ते हैं उस दिन सोचते कंपनी लॉ चल रहा है, जिस दिन कंपनी लॉ चल सेटिंग अप ऑफ बिजनेस चल रहा है, वो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे 3 बातें क्लियर होगी, क्या क्या जरा बता दो जोर से। पहली चीज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, दूसरी वर्किंग नॉलेज, तीसरी हाँ यहाँ पे जो आप जो नॉलेज लोगे इसे प्रैक्टिकल एप्लीकेबल करना है आपको जब आप काम करोगे। क्लियर, ये ऑल क्लियर। चलिए जी भाई और बहनों, अब देखते हैं मैम जी कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय द प्रैक्टिस? जो आपने थ्योरी नॉलेज ली उसको अप्लाई करना, दैट इज अ प्रैक्टिस। इसी को प्रोफेशनलिज्म भी बोलते हैं। जिसके पास वर्किंग नॉलेज भी होती है, मतलब जिसके पास थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज मिला के ही क्या बनते हैं? प्रोफेशनल्स बनते हैं ना। आपको पता है प्रोफेशनल किसे बोलते हैं? जिनके पास थ्योरिकल नॉलेज भी है, क्या भी है, क्यों भी है और प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है, उन्हें क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल्स। चलिए जी, टोटल कितने नंबर का पेपर है वो बता दो जल्दी से। 100 मार्क्स का पेपर है। ओ माय गॉड, 100 मार्क्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स डिवाइड किया? 2 पार्ट्स। पहला पार्ट आपका आएगा 60 नंबर का, दूसरा पार्ट आपका आएगा 40 मार्क्स का। पहले पार्ट के अंदर आपको क्या बताया जाएगा? कंपनी लॉ प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, ये बात हुई। हाँ, कंपनी लॉ प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। कंपनी लॉ क्या है और उसके कुछ बेसिक प्रोविजंस। बेसिक प्रोविजंस जैसे कि कंपनी की डेफिनेशंस क्या है, कंपनी के फीचर्स क्या है, कंपनी फंड रेज कहां से करती है, शेयर कैपिटल क्या होती है, डिबेंचर्स क्या होता है, डेट क्या होता है, डिपॉजिट क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, ये सारी चीजें आपको फर्स्ट पार्ट में पढ़ाई जाएंगी। सेकंड पार्ट देखिए जरा, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग।
क्या बोला मैंने? कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग्स। मीटिंग्स मतलब जैसे कि आप CSEET में भी पढ़ के आए, बोर्ड मीटिंग है, जनरल मीटिंग है, वर्चुअल मीटिंग है। ये सारी मीटिंग क्या होती है, मीटिंग क्यों होती है, मीटिंग कैसे होती है, मैनेजमेंट में मैनेजरियल पर्सनल कौन कौन होते हैं, डायरेक्टर कौन हो सकता है, KMP कौन हो सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसे बोलते हैं, ये सारी चीजें हमें किस में पढ़नी है? सेकेंड पार्ट में। अब आपको याद क्या रखना है? सिर्फ दो बातें। कंपनी लॉ कितने पार्ट में डिवाइड है? दो पार्ट में। पहला कंपनी लॉ के बेसिक प्रोविजन और दूसरा कंपनी लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब पहले पार्ट में हम समझेंगे कंपनी बनती कैसे है, कंपनी पैसे कहां से इकट्ठे करती है, कंपनी प्रॉफिट कमा के कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, और दूसरा भाग हमारा है मैनेजमेंट से कनेक्टेड, जो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को देखता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? यस, यहां तक बताइए, कोई दिक्कत? चलिए जी, अब इधर आइए। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव, और डीप में पढ़ेंगे इसका ऑब्जेक्टिव। एक एक शब्द पे हमें ध्यान देना है, एक एक शब्द पे हमें ध्यान देना है, एक एक वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं? टू इम्पार्ट एक्सपर्ट नॉलेज। ओके जी, द वर्ड इज यूज्ड हियर एक्सपर्ट। whenever if we are concerning about the JIGL, the word is used basic, but here word is used एक्सपर्ट। इसका मतलब एक बात तो साफ है मैम कि इफ यू आर कंपेयरिंग अबाउट द कंपनी लॉ विद अदर पेपर्स, देन कंपनी लॉ के लिए हमें थोड़े ज्यादा एफर्ट्स लगाने हैं। कंपनी लॉ में हमारी स्पेशलाइजेशन ज्यादा होनी है, एक्सपर्टाइजेशन ज्यादा होनी है, तो इसीलिए हमें एज कंपेयर टू अदर पेपर्स कंपनी लॉ में हमारी ग्रिप ज्यादा होनी चाहिए, कंपनी लॉ में हमारा लेवल औरों से बहुत बेहतर होना चाहिए। क्या इस बात को समझते हो? बिल्कुल मन में 1% भी ऐसा मत रखना कि आप पढ़ रहे हो, 1% भी मन में ये मलाल मत रखना आप मेहनत कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो। आप ये समझना कि जो मैं आज कर रहा हूं वो कर रहा हूं इसके लिए। ये क्या होता है? ये क्या होता है? पैसे के लिए। मतलब आप चीजें सीख रहे हो जिससे आपको अपनी लाइफ चलानी है, जिससे आपकी डिग्निटी होगी, जिससे आपकी समाज में इज्जत होगी, जिससे आप समाज में एक रिस्पेक्ट वाली जिंदगी जी सकते हो, जिससे आपका घर चलेगा, जिससे आपके सपने पूरे होंगे, जिससे आपका घर बनेगा, जिससे आपकी गाड़ी आएगी, जिससे आपके कपड़े आएंगे, जिससे आप सबको खुशी दे सकोगे। आप ये नहीं सोचना कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, ये नहीं सोचना मैं कंपनी लॉ पढ़ रहा हूं, ये सोच रहा है कि मुझे इसका एक्सपर्ट बनना है और मुझे एडवाइस करनी है, मुझे कंपनीज चलानी है, मैं बोर्ड में बैठूंगा, बोर्ड मैनेजमेंट का पार्ट होऊंगा। और जब हमारी मंजिल थोड़ी बड़ी होती है, जब हमारी मंजिल ऊंची होती है, तो हमारी मेहनत भी ऊंची होती है। हम दूसरों की तरह मजे नहीं कर सकते, हम दूसरों की तरह एंजॉय नहीं कर सकते। हमारा एटीट्यूड अलग होता है, हमारा काम करने का तरीका अलग होता है, हमारा वे ऑफ थिंकिंग अलग होता है, क्योंकि हम दूसरों से हटके हैं। ये चीज आपको समझनी होगी। आपको बहुत सारी बातें अपने क्या अंतर होता है CS स्टूडेंट में और अदर स्टूडेंट्स में? यही एक अंतर होता है कि जो काम वो कर सकते हो आप नहीं कर सकते हो। आपको ये नहीं सोचना कि मैम 2 घंटे पढ़ा रही हैं, सर 2 घंटे पढ़ा रहे हैं। आपको ये सोचना है कि आज मुझे इतनी सारी चीजें सीखनी है जिससे मुझे अगला जीवन एक अच्छा जीवन निकालना है। आर यू गॉट द पॉइंट? तो बर्डन लेके नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच से समझना है, चीजों को अंडरस्टैंड करना है। गॉट द पॉइंट? चलिए जी। टू इम्पार्ट एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ वेरियस प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट। तो सबसे पहली चीज इन्होंने कहा टू इम्पार्ट एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ वेरियस प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। यहां पे एक वर्ड यूज किया गया कंपनीज एक्ट, और अभी हमने यहां पे एक शब्द यूज किया था भाई और बहनों, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। यहां इन्होंने शब्द यूज किया कंपनीज एक्ट। क्या वर्ड यूज किया? और इधर यहां पे हमारे सब्जेक्ट का नाम जो है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस है। क्या बोला मैंने, जरा बताना? कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। और यहां इन्होंने क्या वर्ड यूज किया? कंपनीज एक्ट। इसका मतलब मैम आप एक बात बताओ, कंपनीज एक्ट और कंपनी लॉ, देखो मेरी क्लास को जो भी बच्चा देख रहा है वो क्लास वही देख पाएगा जिसका लेवल ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है। ये ऐसा कोर्स नहीं है कि थोड़ी देर पढ़ लिया फिर छोड़ दिया। जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं होंगे, आपका बेस अच्छा नहीं हो सकता। और जब हमारे सब्जेक्ट का बेस अच्छा नहीं होता तो सब्जेक्ट हमें समझ में नहीं आता। क्योंकि जब मैं बीच में जाके कहीं पर भी कंपनी लॉ बोलूंगी या कंपनी एक्ट बोलूंगी और आपको यही नहीं पता होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंपनी लॉ एंड अ कंपनी एक्ट, तो आप क्लैरिटी नहीं हो पाएगी। एक्सपर्ट कैसे बनो? एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है एक्सपर्ट का? मैं आपसे पूछती हूँ, व्हाट डू मीन बाय द एक्सपर्ट? अरे यार तो शब्द पूछा है मैंने। एक्सपर्ट क्या मानते हो आप? एक्सपर्ट शब्द क्या होता है? किसे कहते हैं एक्सपर्ट? जी मैं ऐसा मानती हूं कि एक्सपर्ट उसे बोलते हैं, विंडो ओपन करवा देना,
या फिर 30 पे एसी चला देना। एक्सपर्ट किसे बोलते? पीछे वाले एसी चला 30 पे। पीछे वाली लड़की उड़ गई, भाई सब एसी के नाम से मैम मैं तो मर जाऊंगी ठंड में। देखो जिसे ज्यादा ठंड लगे, बहुत ज्यादा ठंड लगे, बहुत ज्यादा ठंड लगे, एसी का टेम्परेचर बढ़ा देना। घटाने के लिए नहीं बोला, बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात सुनिए, ध्यान दीजिए। मैं क्या बता रही थी आपको? एक्सपर्ट पूछ रही थी मैं। बच्चों बताना जरा, एक्सपर्ट किसे बोलते हैं? स्पेशलाइजेशन होना। एक्सपर्ट का मतलब बताओ, सटीक शब्द एकदम, एक शब्द। हाँ बताओ बेटा। एक्सपर्ट अपने फील्ड में बेहतर होना। और मैं ऐसा मानती हूं, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, कि एक्सपर्ट का मतलब होता है दूसरों से एक्स्ट्रा होना, जो कि दूसरों के पास वो चीज नहीं है, हमारे पास है। उस फील्ड की, जिस फील्ड के हम एक्सपर्ट है, XEXPERT, समझो बात को। एक्सपर्ट शब्द शायद इसलिए आया है कि EX जो वर्ड यूज है वो एक्स्ट्रा से आया है। आई एम राइट और रॉन्ग? इसका मतलब उस फील्ड में, जिस फील्ड में आप हो, आपके पास दूसरों से एक्स्ट्रा कुछ है, तभी आप एक्सपर्ट हो। आप भी पढ़ रहे हो, बीकॉम वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, आप भी कंपनी लॉ पढ़ रहे हो। आपने उनसे पूछा भाई कंपनी लॉ और कंपनी एक्ट में क्या? भाई दोनों एक है भाई साहब। नहीं, दोनों एक नहीं है। कंपनी लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म। अब सुनना एक एक शब्द ध्यान से। कंपनी लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म। ये वाली क्लास में CSEET लेवल पर नहीं लेती हूं, ये एडवांस बेसिक क्लास है। बेसिक जरूर है बट एडवांस लेवल की है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंपनी लॉ एंड अ कंपनी एक्ट? कंपनी लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म एंड कंपनीज एक्ट इज अ नैरोअर टर्म। ऐसी ऐसी चीजें आपको इस क्लास के अंदर पता चलेंगी जो आप सोचोगे 2 मिनट बैठ के कि मैम है। मैंने कहा कंपनीज एक्ट एंड कंपनी लॉ। कंपनी लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म एंड कंपनीज एक्ट इज अ नैरोअर टर्म। मतलब कंपनी लॉ एक ब्रॉडर टर्म है, बड़ा शब्द है, और उसके अंदर कंपनीज एक्ट आ जाता है। कंपनी से कनेक्टेड कोई भी कानून, कंपनी से कनेक्टेड कोई भी नियम कंपनी लॉ के अंदर आता है। अब नियम सुनो मेरी बात ध्यान से। अब नियम कौन कौन बना सकता है? नियम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, नियम पार्लियामेंट भी बना सकती है। मैम जी धुआं निकल गया दिमाग से, सुनो ध्यान से। मैंने कहा ऐसा कोई भी नियम जो एक कंपनी के ऊपर लागू होता है वो कंपनी लॉ के अंदर आता है। समझ आई मेरी बात? अब नियम कई अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। कुछ नियम ऐसे हम पढ़ेंगे जो हमारी पार्लियामेंट बनाएगी, सेक्शंस की फॉर्म में। किस फॉर्म में? और कुछ प्रोविजंस हम कंपनी एक्ट के अंदर, कंपनी लॉ के अंदर ऐसे पढ़ेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। कौन डिसाइड करेगी? एक बच्चा कहने लगा पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ आर द सेम थिंग। जा पढ़ पड़ेगा। नो, क्या पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक चीज है? अब बोलो ना, क्या एक ही चीज है? नहीं। तो ऐसा कोई भी कानून, ऐसा कोई भी नियम जो किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। या किसने बनाया? किसी अथॉरिटी ने। जो कंपनी के ऊपर लागू होता है वो सब किस में आ जाता है? कंपनी लॉ के अंदर। अब मेरी बात सुनना, कंपनी लॉ के अंदर कंपनी एक्ट आता है मैम? हाँ सच्ची उच्ची। देखो कंपनी एक्ट आता है, और क्या आती है मैम? इट शेड्यूल्स। यस, अभी क्या होते सब पढ़ेंगे। क्या क्या चीजें आती है? कंपनीज एक्ट, इट्स शेड्यूल्स। ओ माय गॉड। नेक्स्ट रूल्स, नेक्स्ट वन इज नोटिफिकेशंस, नेक्स्ट वन इज नंबर 1 कंपनीज एक्ट, नंबर 2 शेड्यूल्स, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। ये तमाम चीजें भाइयों और बहनों कंपनी लॉ के अंदर आती हैं। कंपनीज एक्ट, शेड्यूल्स, रूल्स, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स और डिसाइडेड केस लॉज, इन सबको कवर किया जाता है क्योंकि ये सब वो कानून है जो कंपनी के लिए नियम है, तो वो कंपनी लॉ में आती है। मैं बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाती हूँ, टफ कुछ भी नहीं है, चीजें बहुत सिंपल होनी चाहिए, एकदम समझ में आनी चाहिए। तो ऐसा कोई भी नियम जो एक कंपनी के ऊपर लागू होता है वो किसके अंदर आ जाता है? किसके अंदर आ जाता है? और कंपनीज एक्ट भी कंपनी लॉ में आता है। अब मैम ये कंपनीज एक्ट क्या होता है वो तो हम धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगी। मैं आपको 7 के 7 मीनिंग क्लियर करूंगी। इन 7 में क्या अंतर है? 7 को साथ पढ़ेंगे और एक साथ पढ़ेंगे। क्या बोला मैंने?
जोर से बोलो, सातों को साथ पढ़ेंगे और एक साथ पढ़ेंगे। 7 चीजें क्या है जरा बताइए। पहली चीज कंपनीज एक्ट, आवाज में जोर से बोलो, अरे आवाज नहीं आए। इट शेड्यूल्स रूल्स, नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस मतलब स्टैंडर्ड्स एंड केस लॉज। ठीक है, ये तमाम चीजें हमें इसके अंदर पढ़नी है। मैम जी एक बात बताओगे? मैंने कहा हाँ जी पूछो। मैम जी हमें तो यही नहीं पता मैम जी कंपनीज एक्ट क्या होता है। हम बनने जा रहे हैं क्या? क्लैरिटी ऑफ बेसिक टर्म्स विच बिकम 0 to क्या बनोगे आप? इसका मतलब मैम आप हमें 0 मानती हो? अभी तो मानती हूं, लेकिन आपको मैं हीरो बना दूंगी। अब एक लड़की बोली मैं तो हीरोइन बनना चाहती हूँ, आप हीरोइन बन जाना। तो सुनो जरा, मतलब इंटरप्रिटेशन करते हैं बच्चे। जैसे मैंने बोला 0 to हीरो, तो मैंने ही तो बोला है ना क्यों भी पढ़ेंगे क्या भी पढ़ेंगे। तो वो लड़की बोली मैम मुझे हीरो नहीं हीरोइन बनने है, तो आप हीरोइन बन जाना। चलो अब देखिए, पहली चीज कंपनीज एक्ट। पहला पॉइंट क्या है? कंपनीज एक्ट। मैम कंपनीज एक्ट किसे बोलते हैं? कंपनीज एक्ट क्या है मैम? थोड़ा सा इसके बारे में प्लीज हमें बताइए। कंपनीज एक्ट की पूरी हिस्ट्री हमें पढ़नी है, लेकिन हिस्ट्री हम पढ़ेंगे तीसरी क्लास में। कंपनीज एक्ट की हमें हिस्ट्री पढ़नी है, लेकिन हिस्ट्री तक मैं आपको कहां लेके जाऊंगी? तीसरी क्लास में। तीसरी क्लास, 3rd क्लास हमारी हिस्ट्री की होगी कि कंपनी क्या है, उसकी पूरी हिस्ट्री, तमाम हिस्ट्री के बारे में समझेंगे। लेकिन अभी के लिए शॉर्ट में बता देती हूं व्हाट डू मीन बाय द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट का मतलब, इससे पहले कंपनीज एक्ट से पहले आप 2 शब्द मिले, कंपनीज प्लस एक्ट। क्या मिले जरा बताना बच्चों? है मैम? हाँ जरा देखो, कंपनीज प्लस एक्ट। इट मींस अगर हम कंपनी एक्ट की बात करें तो कंपनी एक्ट जो है वो 2 शब्दों से मिला के बना, कंपनी प्लस एक्ट या कंपनीज एक्ट। ओके, तो 2 शब्द मिले, कंपनी प्लस एक्ट। मैम अब ये बताओ, मैम जी ये बताओ, ऐसा एक्ट जो किसके ऊपर लागू होता है? अब बिल्कुल ध्यान से सुनना और एक लंबी सांस खींच दो, लंबी सी, छोड़नी भी है, लेकिन छोड़नी भी है, लंबी सांस खींच दो और छोड़ दो। फिर एक्ट का मतलब क्या? व्हाट डू मीन बाय द एक्ट? कंपनीज तो बाद में पढ़ेंगे, पहले एक्ट पढ़ते हैं। एक्ट क्या होता है? एक्ट किसे बोलते हैं? वाई यू आर सो ओवर एक्टिंग? एक्ट का मतलब बताओ क्या होता है? एक्ट नॉर्मल भाषा में बताओ, एक्ट क्या होता है? मैं कह सकती हूं रिएक्शन से ही रिएक्ट निकला, एक्ट। व्हाट डू मीन बाय एक्ट? ऐसे बताओ, एक्शन से एक्ट निकला, प्लीज जल्दी बताइए। एक्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को करना, एक्शन से एक्ट आया। फिर सुनो ध्यान से, एक्शन से एक्ट आया। फिर सुनो ध्यान से, ये किसी किताब में नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ मिलेंगे आपको सिर्फ मेरे से, क्योंकि मैं सुबह सुबह मेडिटेशन करके आती हूं ताकि बच्चे अच्छा समझ सके। सुनो ध्यान से, एक्ट कहां से आया? एक्शन से। इट मींस अगर हम चाहते हैं सारी कंपनीज एक तरीके से चले, सारी कंपनीज एक डायरेक्शन में चले, सारी कंपनीज में डिसिप्लिन मेंटेन हो, तो क्या उसको एक्ट करने के लिए कोई फॉर्मलाइज नियम होने चाहिए? नहीं होने चाहिए, जो सबके ऊपर लागू हो? तो इसे बोलते हैं एक्ट। इट मींस एक्ट होती है इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। मैम ये जो शब्द बोला कठिन बोला, दोबारा बोलो, इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। नहीं समझ आया ना? नहीं समझ आया। ये जब भी कोई एक राजा चाहता है मेरी प्रजा में सुरक्षा रहे, मेरी प्रजा सही राह पे चले, मेरी प्रजा में आपस में लड़ाई ना हो, डिस्प्यूट ना हो, युद्ध ना हो, सही रास्ते पे चले, तो राजा उसके लिए कुछ नियम बनाता है और वो नियम फिर प्रजा के ऊपर लागू होते हैं ताकि वो सही दिशा में चल सके। यस और नो? तो व्हाट डू मीन बाय द एक्ट? जल्दी बताइए। इंटेंशन ऑफ राजा। कम ऑन रिप्लाई जल्दी से। इंटेंशन ऑफ, जोर से बोलो, इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर नहीं, राजा। इंटेंशन ऑफ यस। इट मींस एक्ट का मतलब होता है कि जो हमारी लेजिस्लेचर है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो चाहती है कि हमारे यहाँ पे जो भी काम हो वो फॉर्मलाइज तरीके से हो, ऑर्गेनाइज तरीके से हो। तो उसके लिए पहले से नियम बना देते हैं कि हमें कंपनी चलानी है, मुझे कंपनी चलानी है, हाँ जी चलानी है, इस नियम का पालन करना पड़ेगा। अगर आपको ये कंपनी चलानी है तो इस नियम का क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। तो उसे क्या बोलते हैं? एक्ट। एक्ट का अपना एक वे होता है, एक्ट का अपना एक रूट होता है। एक्ट का रूट कैसे होता है जरा समझते हैं। सबसे पहले बच्चों एक बिल होता है, क्या होता है जरा बताना?
बिल होता है। बिल के अंदर रॉ नियम लिखे होते हैं। बिल का मतलब क्या होता है? रॉ नियम, जिसके अंदर बातें लिखी होती है, ये होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से और डीप में पढ़ा दूं? डीप में पढ़ा दूं? बताओ, पढ़ा दूं डीप में? पक्का? देख लो, ठीक है। तो सुनो जरा, अब मुद्दा ये उठता है कि मैम ये जो बिल होता है ना, ये बिल कैसे बनता है? हम सब जानना चाहते हैं। मैम बहुत पैसे देंगे आपको, लेकिन हमें सब बताओ। मैं सब बताऊंगी। बिल क्या होता है कि बिल में जो है नियम होते हैं, रॉ में लिखे होते हैं, जो भी पारित नहीं हुआ, पास नहीं हुआ, तो बिल की ड्राफ्टिंग होती है। क्या होती है? आवाज नहीं है, जोर से बोलो। ड्राफ्ट का मतलब होता है प्रिपेयर करना। लॉ में टेक्निकल भाषा में ड्राफ्टिंग बोलते हैं। अच्छा ये बताओ, बिल की ड्राफ्टिंग कौन कर सकता है? ड्राफ्टिंग कमेटी। ताली बजाओ इस बच्चे के लिए, पूजा करके। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मैं चाहती हूं हमारे यहाँ पे बच्चे ना एकदम सुपर्ब हो। वैसे बच्चे सभी सुपर्ब होते हैं। तो अब यहाँ पे बिल की ड्राफ्टिंग बोली जाती है, तो उसके लिए कमेटी बनाई जाती है। अब मान के चलो कंपनी एक्ट बनाना है, तो कंपनी एक्ट के लिए कमेटी बनाई। अब कमेटी किसकी बनाई? आपको बुला लिया जो गवर्नमेंट ने, जी मनीषा जी ये खुशी, जी ये खुशी, जी ये खुशी। मतलब मैं बच्चों का नाम याद नहीं रहता, तो मैं सबको खुशी बोलती हूँ प्यार से, ठीक है? तो खुशी, सारी खुशियों को बुला लिया। अब एक लड़का बोला, मुझे क्या बोलोगे? मेरा नाम क्या है? दुखनी। लड़की का नाम मैं ज्यादातर ऋतिक बोलती हूँ, ऋतिक, ठीक है? ऋतिक रोशन जैसी बॉडी वाला। तो सुनो जरा, ध्यान दो, प्लीज कम हियर। अब मुझे आप एक बात बताइए कि जो कमेटी होगी, इस कमेटी के अंदर किन लोगों को बुलाया जाता होगा आपके हिसाब से? हु हैव एक्सपर्ट इन डीप नॉलेज इन दैट पर्टिकुलर फील्ड एंड हैविंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर अबाउट दैट पर्टिकुलर फील्ड। जिनके पास एक बहुत अच्छा एक्सपोजर, एक्सपीरियंस रहता है, उनको वहां पे बुलाया जाता है। आर यू गॉट द पॉइंट? तो ये जो पहले क्या बनती है? कमेटी बनती है। क्या बनती है? जल्दी बताओ, क्या बनती है? कमेटी का काम होता है बिल को ड्राफ्ट करना। बिल ड्राफ्ट होके जब तैयार हो जाता है, तो पास होने के लिए जाता है पार्लियामेंट के दो हाउसेस में। दो हाउसेस कौन कौन से होते हैं? लोअर हाउस और अपर हाउस। जब उन दोनों से पास हो जाता है, तो फिर जाता है प्रेसिडेंट के पास। किसके पास? और प्रेसिडेंट इसके ऊपर देते हैं अपनी एसेंट। क्या देते हैं? सेंट में, सेंट नहीं, परफ्यूम नहीं, एसेंट। एसेंट का मतलब होता है सहमति। क्या देते हैं? और जब वो अपनी सहमति दे देते हैं, दैट बिल इज कन्वर्ट इनटू एक्ट। दैट बिल इज कन्वर्ट इनटू, तो वो बिल किस में तब्दील हो जाता है? एक्ट में। किस में तब्दील हो जाता है? एक्ट में। तो इट मींस हमारे यहाँ पे जो अभी एट प्रेजेंट एक्ट है, दैट इज द कंपनीज एक्ट 2013। मैम इससे पहले कोई एक्ट था 1956, और इससे पहले भी बहुत सारे एक्ट रहे हैं। 1850 सदी से कंपनी एक्ट चला रहा है। 1850, वो मैं पूरी हिस्ट्री में पढ़ाऊंगी आपको, तमाम हिस्ट्री बताऊंगी आपको। 1850 से कंपनीज एक्ट चला रहा है, आज का नहीं है। अच्छा मैम एक बात बताओ, इसके पेरेंट्स कौन है? वैसे जैसे कंपनी एक्ट 2013 की बात करें, तो मैम इसके पिताजी माताजी कौन है? मैम इसके पिताजी माताजी अगर हम बात करें अपने इंडियन कानून की, तो इंग्लिश पेरेंट्स हैं, इनके अंग्रेज माता पिता है। कंपनीज एक्ट के कौन है? आवाज नहीं, जोर से बोला। अंग्रेज माता पिता है। इंग्लिश इंग्लैंड से जो पहले एक्ट थे ना, वो भारी बने थे। हमने कहा जी हम भी कर लेते हैं क्या जुगाड़, तो इनके इंग्लिश पेरेंट्स से बहुत सारे प्रोविजन हमने वहीं से उठाए हैं। इससे पहले हमारे देश के अंदर जो कानून था कंपनी से कनेक्टेड, वो था कंपनी एक्ट 1956। उसके बाद क्या आया? 2013। 29 अगस्त वो दिन था जिस दिन प्रेसिडेंट ने बिल के ऊपर साइन किया था, और दैट बिल इज कन्वर्ट इनटू एक्ट। दैट बिल इज कन्वर्ट इनटू, बिल किस में तब्दील हो गया? एक्ट में। जिस दिन प्रेसिडेंट साइन करते हैं, उस दिन के बाद बिल इज कन्वर्ट इनटू एक्ट। बिल किस में तब्दील हो जाता है? एक्ट में। तो ये होता है कंपनी एक्ट। इसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे है, वो सब हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें 7 चीजें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? 7 चीजें। और वो 7 चीजें क्या क्या जरा बताना। कंपनीज एक्ट, बहुत ही बढ़िया बच्चे। कंपनीज एक्ट क्यों पढ़ रहे हैं हम ये सातों चीजें? क्योंकि सातों चीज हमारे कोर्स के अंदर प्रयोग होनी है। बच्चों के नंबर आते हैं, लेकिन कंपनी लॉ में स्कोर करने के लिए 60+, 70+ अगर लाना चाहते हो, तो आपको बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़ा है, तो पास होना हो जाता है बहुत ज्यादा मुश्किल। तो हमें बेसिक जीरो बैकग्राउंड सब पता होना चाहिए। तो इट मींस यहां पर हमने समझा, आप कंपनी एक्ट पढ़ रहे हो, आपकी बुक का नाम कंपनी एक्ट है या कंपनी लॉ है? आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो, जोर से बोलो। ओके, अब क्या हुआ? एक बच्ची थी, अब उसे सीएस की कोचिंग ढूंढनी थी, अब उसके पास बुक तो थी नहीं,
तो उसने आईसीएसआई का मॉड्यूल आया, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस लिखा था। अब वो क्या है कि मेट्रो से आ रही थी, अब इतनी मोटी कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस की बुक, सुनना कहानी मजेदार है, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस की बुक इतनी मोटी, अब उसे बड़ा अच्छा लग रहा था, घर में इंप्रेशन जाता है, मोटी किताब लेके घूम रहे हैं, मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडियस स्टूडेंट। चश्मा लगा लिया 0 नंबर का, -0 था नहीं चश्मा, पापा से कहा आंखों पे जोर पड़ रहा है, दुकान वाले ने कहा जी चश्मे की जरूरत नहीं, अरे भाई दे दे यार, कैसे ही दे दे, जिससे आंखें खराब ना हो ऐसे ही दे दे, एडवांस में लगा लेंगे। चश्मा लगा लिया, आराम से मेट्रो में बैठ के आ रही है, मेट्रो में बैठी किताब बाहर रख रखी है, क्योंकि छोटा सा पर्स ले रखा है स्टाइल में, छोटा सा पर्स, और हाथ में रखी है बुक। अब कुछ बच्चे पर्स लेके आएंगे, कोई डोंट टेक इट अदरवाइज, तो अब क्या हुआ, अभी तो आप पर्स लाओगे, फिर बाद में आप कट्टे लेके आओगे, बोरी लेके आओगे, क्योंकि किताबें आएंगी नहीं, है ना, अभी स्टाइल मार लो, कोई बात नहीं, 1-2 दिन। तो इट मीन्स अब वो क्या है कि बच्चे पर्स लेके आए, साइड में टंगा हुआ है, एकदम पढ़ने वाली बच्चे लग रही है। अब बैठी मेट्रो में बैठी, बराबर में एक अंकल बैठे थे, अब खाली बैठे हैं तो कुछ तो पूछेंगे, बेटा कि हाँ अंकल पढ़ने जरूर, यस ओके, क्या कोर्स कर रहे हो बेटा आप, जैसे कोर्स, क्या कोर्स कर रहे हो आप, अंकल मैं कर रही हूँ कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, इंडिया का टफेस्ट कोर्स है, इसको करने के बाद हम बन जाएंगे टॉप मैनेजमेंट के पार्ट, और मैं बनाऊंगी मिनट्स, और कंपनी सेक्रेटरी अपने आप में एक रेप्यूटेड जॉब है, स्टार्टिंग होती है 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख से, और बहुत ही अच्छी जॉब है, और उसके अलावा इसमें हम बहुत सारे प्रोविजंस की नॉलेज होती है, ब्ला ब्ला सो मेनी थिंग्स। अब अंकल ने कहा है सच्ची कि हाँ अंकल, अंकल भी बड़े ऊंचे इंसान थे, ऊंची सोच के, उन्होंने कहा बेटा ये जो बुक है इसका नाम क्या है, क्या आप देख लीजिए, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। एक्चुअली अंकल एडवोकेट थे, वो पूछ रहे थे बस ऐसी, तभी तो इंटरेस्ट है, अच्छा कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, अच्छा ठीक है, तो बेटा जैसे कंपनी लॉ है ये, तो कंपनी को चलाने के लिए कौन सा, कंपनी एक्ट 2013 अंकल, ओके कंपनी एक्ट 2013, ठीक है बेटा, अच्छा तो आप को कंपनी लॉ की नॉलेज है, हाँ अंकल मुझे सब कुछ पता है, हम सब जानते हैं, आप कोई से भी सेक्शन पूछ लीजिए, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके 470 सेक्शन है, ओके बेटा मुझे बस ये बता दे कंपनी लॉ और कंपनी एक्ट में क्या अंतर होता है। देखो अंकल किताब के बाहर क्या लिखा है मुझे नहीं पता, किताब के अंदर सब कुछ जानती हूं मैं, किताब के बाहर का मुझे नहीं पता, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसा आपके साथ हो सकता है, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपकी बुक का नाम है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, और किसी ने ऐसे ही पूछ लिया, पूछ सकता है कोई भी, आपके सीनियर ने, आपके CSEE के बच्चे भी हमारे यहाँ के बड़े शैतान होते हैं, CSEE के बच्चे छोटे बम बड़े धमाके होते हैं वो, तो उन्होंने पूछ लिया दीदी बताना कंपनी लॉ कंपनी एक्ट में क्या अंतर, जो कंपनी एक्ट वही कंपनी लॉ, तो नहीं, कंपनी लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म, इट सेल्फ कवर 7 थिंग्स, क्या क्या जरा बताइए, कंपनीज एक्ट शेड्यूल्स, कंपनीज एक्ट शेड्यूल, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स, केस लॉज, ये सब चीजें आती हैं। तो बताइए पहली चीज समझ में, कंपनीज एक्ट, कंपनीज। अब अगली चीज कनेक्ट करते हुए, लिंक करते हुए चीजें पढ़ाऊंगी, लिंकिंग के साथ, ठीक है बच्चों, लिंकिंग के साथ। अब सुनो मेरी बात, अब अगला जो पॉइंट आ रहा है जी भाई और बहनों, वो आ रहा है रूल्स। कंपनीज एक्ट के बाद अगर हम दूसरी चीज की ओर चलें तो वो है रूल्स। अब रूल्स के बारे में जरा सुनो प्लीज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास के दौरान बातें मत करना, मैं चाहती तो नॉर्मल तरीके से भी पढ़ा सकती थी, प्राइवेट कंपनी पढ़ा देती पहली क्लास में आपको, पब्लिक कंपनी पढ़ा देती है आपको पहली क्लास में, कंपनी पढ़ा सकती थी, लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया, क्योंकि मुझे पता है मुझे आपको कैसे और कहां तक ले जाना है। अब सुनिए मेरी बात, अगला पॉइंट यहां पे रूल्स आया, क्या आया, रूल्स। अब जब हम रूल्स की बात करते हैं, देखो ये है बेसिक क्लास, और जो बच्चा बेसिक क्लास देख रहा है वो इसकी सेकंड एडवांस बेसिक क्लास जरूर देखेगा, और थर्ड क्लास में चैप्टर स्टार्ट होगा, और चैप्टर भी चैप्टर के तरीके से पढ़ाऊंगी, चैप्टर में जो इंस्टीट्यूट ने दे रखा है उसके हिसाब से पढ़ाऊंगी, अपनी होशियारी में नहीं दिखा सकती। अगर प्राइवेट कंपनी चैप्टर नंबर 2 में है तो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाऊंगी, 1 में नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि सिर्फ मुझे आपके ऊपर इंप्रेशन नहीं डालना, मुझे तो भाई से पास कराना है, तो मैं रिदम के हिसाब से पढ़ाऊंगी, ना कि स्मार्टनेस के हिसाब से। मुझे नहीं आपको स्मार्ट बनाना है, लेकिन चीजों के हिसाब से, इंस्टीट्यूट के हिसाब से। आर यू गॉट द पॉइंट? ये नहीं कि दूसरी क्लास में पहली क्लास में प्राइवेट कंपनी पढ़ाने लगे, नहीं, तरीका सही नहीं है। सही तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हमें रिजल्ट निकालना है, रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ना है। गॉट द पॉइंट? और नॉलेज की बात तो आपको पता हो जाएगी, चली जाएगी धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। हमने कहा हमने कंपनीज एक्ट पढ़ा, क्यों पढ़ा? क्योंकि कंपनी लॉ का पार्ट है। कंपनीज एक्ट के अंदर मैम टोटल कितने सेक्शन होते हैं? और मैम कंपनी एक्ट क्या होता है? कंपनी एक्ट का मतलब है वो एक्ट जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया, पास किया गया।
कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर टोटल 470 सेक्शन है, 470 सेक्शंस हैं। खाली 470 सेक्शंस नहीं है, उसके साथ शेड्यूल्स भी हैं, 7 शेड्यूल हैं। मैम हमें तो शेड्यूल के बारे में पता नहीं, कोई बात नहीं। अब अगली बात सुनो, जब हम कंपनी एक्ट की बात करते हैं बच्चों, तो कंपनी एक्ट के अंदर 470 सेक्शन है। 470 सेक्शंस आर देयर अंडर द कंपनीज एक्ट। कितने सेक्शंस हैं? 470 सेक्शंस आर देयर, 470 सेक्शन है। 470 सेक्शंस के अंदर मोर देन 300 सेक्शंस, ऐसे 300 से ज्यादा सेक्शन है। एक्चुअल फिगर की मैं बात नहीं कर रही, वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट अगर हम बात करें तो 300 सेक्शन से ज्यादा सेक्शंस में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है। मैम मतलब समझ नहीं आया, एक्ट किसने पास किया? पार्लियामेंट ने। अब क्या होगा, एक्ट जब पास किया गया तो एक्ट के अंदर टोटल 470 सेक्शंस दिए गए। मोर देन 300 सेक्शंस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी कि आप अपने हिसाब से इसमें बदलाव कर सकते हो, घटा बढ़ा सकते हो, लिमिट्स प्रेस्क्राइब कर सकते हो। कंपनी एक्ट के अंदर जहां भी कहीं वर्ड यूज किया जाएगा प्रिस्क्राइब्ड, क्या वर्ड यूज किया मैंने? प्रेस्क्राइब्ड। आप समझ जाना कि वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की है। क्या बोला मैंने? पावर किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। क्या वर्ड यूज किया जरा बताना? प्रेस्क्राइब्ड। जैसे ही प्रिस्क्राइब्ड शब्द आपको नजर आता है, आप ऑटोमेटिक समझ जाना कि प्रिस्क्राइब्ड शब्द का मतलब क्या है यहां पे, कि ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ओके मैम। मैम आप ये बताइए, जैसे कि आपने कहा कि फॉर मोर देन 300 सेक्शंस के अंदर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई, पर मैम क्यों दी गई? ऐसी क्या वजह थी? क्योंकि अगर हम कंपनी एक्ट 1956 की बात करें बच्चों, तो कंपनी एक्ट 1956 में ही मैं सीएस बनी हूं, मैंने कंपनी एक्ट 1956 बहुत साल पढ़ाया है, तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको ये बात बता देती हूं कि कंपनी एक्ट 1956 के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। कंपनी एक्ट 1956 के अंदर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं थी, क्योंकि वहां पे पावर नहीं दी गई थी। तो यहां पे इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव था समय के हिसाब से चलना, सबका साथ, आवाज आनी चाहिए जोर से, सबका साथ सबका विकास। इन्होंने कहा कंपनी जो है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आती है और गवर्नमेंट अपने हिसाब से नियम बना सकती है, नियम हटा सकती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी दी, डेलीगेशन ऑफ पावर किया। क्योंकि अगर आपको कंपनी एक्ट में कोई भी चेंज करना है तो आपको पार्लियामेंट में दोबारा से जाना पड़ेगा, वहां पे अमेंडमेंट करानी पड़ेगी। इट टेक लॉट मोर टाइम। समय बदल रहे, समय के हिसाब से काम जल्दी होने चाहिए। तो पावर किसको दे दी, जल्दी बताइए? सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी, और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो ये पावर दी जाती है भाई और बहनों, ये दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ रूल्स। क्या बोला मैंने? इन द फॉर्म ऑफ। तो एक तो हमें एक्ट पढ़ना है, एक्ट के अंदर सेक्शंस पढ़ने हैं, और सेक्शंस के साथ हमें क्या पढ़ना है? रूल्स। आवाज नहीं आई, जोर से बोलिए। आवाज नहीं आई, जोर से बोलिए। कितने, लगभग कितने सेक्शंस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है? मोर देन 300 सेक्शंस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। अब हम जब रूल्स की बात करते हैं तो रूल्स का मतलब क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन, ओ माय गॉड, ब्ला ब्ला ब्ला, ये क्या वर्ड यूज किया? मे बाय नोटिफिकेशन मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मतलब क्या हुआ इसका? ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के प्रोविजन को आगे बढ़ाने के लिए, उद्देश्य को पूरी करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं। तो क्या सेक्शंस और रूल्स के बीच में अंतर समझ में आया? सेक्शन किसे बोलते हैं? जो एक्ट के द्वारा बनाए गए, और रूल्स, जोर से बोलो, रूल्स, रूल्स। और एक होता है रेगुलेशंस। क्या होता है? फिर से बताइए, क्या बोला मैंने? रेगुलेशंस। रेगुलेशंस आर मेड बाय रेगुलेटरी बॉडीज। रेगुलेशंस बनाए जाते हैं रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा। रेगुलेटरी बॉडी जैसे कि मैम, जैसे कि आरबीआई, जैसे कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे कि सेबी, ये आप सीएसडब्ल्यूटी में पढ़ के आए होंगे, की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन चैप्टर में। तो उनके द्वारा जो रेगुलेटरी बॉडी होती है वो क्या बनाती है? रेगुलेशंस। सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, एक्ट, सेक्शंस। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? अब ये रूल्स बनाने का तरीका होता है, रूल्स बनाने का तरीका होता है नोटिफिकेशन के थ्रू। मैम जी नोटिफिकेशन, यस जी, नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द नोटिफिकेशन?
नोटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक पॉइंट आपके पास होना चाहिए अनाउंसमेंट करना। और जब किसी का फंक्शन होता है तो कार्ड छपवाए जाते हैं, नोटिफिकेशन, नोटिफाई करना, बताना, पब्लिक एट लार्ज को इन्फॉर्म करना, यस और नो। तो सुनो, नोटिफिकेशन का मतलब होता है, अब देखो प्लीज स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में, हाँ, बोल ही नहीं रहा मम्मी, धीरे धीरे से ऐसे आएगा कंपनी का, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी, ऐसे नहीं आएगा, थोड़ा जोश होना चाहिए, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। चलिए जी, आपकी जिंदगी में पहला पॉइंट आ गया कंपनी एक्ट, आया कि नहीं आया? दूसरा बताइए। और रूल्स में एक बात बोलिए, नोटिफिकेशन, हम जानना चाहते हैं व्हाट डू मीन बाय द नोटिफिकेशन। चलिए, तो अब नोटिफिकेशन समझते हैं। नोटिफिकेशन का सिंपल मीनिंग कह सकते हैं अनाउंस करना। क्या करना? अनाउंसमेंट करना। मीन्स अ नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट, पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट एंड एक्सप्रेशन नोटिफाइड शैल बी कंस्ट्रक्ट अकॉर्डिंगली। मैम जी, आपने कहा नोटिफिकेशन का मतलब है पब्लिश करना। पब्लिश मतलब क्या? पब्लिश मतलब क्या? ये खबर छपवा दो अखबार में, है ना? तो इट मीन्स पब्लिक एट लार्ज को पब्लिश करना। लेकिन पब्लिश किया जाता है, ये खबर छपवा दो अखबार में, यहां अखबार नहीं है, यहां ऑफिशियल गैजेट है। क्या है यहां? मैम जी, हमने तो ऑफिशियल गैजेट का मतलब ही नहीं समझा। ये देखो, मैंने कहा लिंकिंग करेंगे चीजों को, लिंक स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। सो हमने कहा अब धीरे धीरे से हमने कहा सबसे पहले होता है कंपनीज एक्ट। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर? 470, and under the 470 sections, more than 300 sections, central government having a power to make their own rules. And how it is to be? By notification. What do you mean by the notification? Announcement, and is published in an official gazette. What do you mean by the official gazette? What do you mean by the official gazette? एक डॉक्टर ऐसा होता है जो 1 घंटे की, एक मरीज को देखने की 1000 रुपए फीस लेता है, एक ऑपरेशन करने की 1 लाख रुपए फीस लेता है। एक वकील ऐसा होता है, एक केस लड़ने के 50 लाख रुपए लेता है। देने हैं तो दीजिए, नहीं तो कहीं और चले जाइए। इसी तरीके से ये सिर्फ अंतर क्या है? एक ही यूनिवर्सिटी से, एक ही कॉलेज से करा हुआ डॉक्टर, एक ही मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हुआ डॉक्टर, एक फीस चार्ज करता है लाख रुपए, एक फीस चार्ज करता है 10,000 रुपए। क्या अंतर है उनमें? यही अंतर है। एक ही इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए, आईसीएसआई की वही मॉड्यूल पढ़ा हुआ, एक कंपनी सेक्रेटरी कमा रहा है 50,000, एक कंपनी सेक्रेटरी कमा रहा है 50 लाख। क्या अंतर है उसके अंदर? जब तक हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, जब तक हम अपने ऊपर मेहनत नहीं करेंगे, हमारे पास कोई जेसीबी नहीं है, हमारे पास कोई ट्रैक्टर नहीं है, ट्रॉली नहीं है, हमारे पास कोई ड्रिलर नहीं है, कोई ड्रिल मशीन नहीं है, हमारे पास बस हमारा दिमाग है। जितना ज्यादा हम अपने ऊपर काम करेंगे, जितना ज्यादा हम अपने ऊपर वर्कआउट करेंगे, उतनी अच्छी हमारी अर्निंग होती है। लेकिन यहां उल्टा होता है, अर्निंग बहुत ज्यादा हो, काम कुछ ना हो। जितनी अच्छी नॉलेज हम अपनी एनहेंस करेंगे, जितना वर्क हम अपने आप अपनी वैल्यू एडिशन में लगाएंगे, उतना अच्छा हमारा नाम होगा, उतने अच्छे हमें पैसे मिलेंगे। पैसे कभी भी मांगे नहीं जाते, किसी से पैसा मांगा नहीं जाता। सबसे पहले शोहरत के लिए काम किया जाता है। किसके लिए? और जब शोहरत होती है ना, तो दौलत अपने आप आती है। और दौलत तब आती है जब आपके पास कुछ होता है। यस और नो? तो आपको अपने आप में कुछ चीजें एक्सटेंड करनी पड़ेगी, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा, तब जाके काम चलेगा। एंड नो नीड टू कंपेयर एनीबडी। हमेशा हमें कंपेयर करना है अपने आप से। मैं कभी किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करती। मैं ये देखती हूं पिछले बैच में क्या पढ़ाया, इस बैच में और अच्छा क्या करना है, और बेटर क्या करना है, दुनिया क्या कर रही है मैं जानती नहीं हूं। मुझे मतलब है मेरी क्लासरूम में बैठे हुए बच्चों से और अपने आप से। दैट्स इट। उसमें बड़ा मजा भी आता है, जीवन जीने में मजा आता है। हमें अपने ऊपर काम करना है, हमें अपने आप को इंप्रूव करना है, ना कि दुनिया को इंप्रूव करना है। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? सो बताइए जल्दी से, कंपनीज एक्ट, एंड कंपनीज एक्ट के बाद रूल्स, एंड रूल्स के बाद नोटिफिकेशन का मतलब होता है अनाउंसमेंट। क्या बोला मैंने? अनाउंसमेंट मतलब पब्लिक करना, पब्लिश करना, लोगों को बताना, आम जनता को इन्फॉर्म करना। और उसका एक तरीका होता है, नोटिफाई किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, ना कि अखबार में बल्कि ऑफिशियल गैजेट में। मैम फिर तो आप ये भी बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय द ऑफिशियल गैजेट? What do you mean by the official gazette? मैं ये सारी चीजें आपको अभी जस्ट थोड़ी देर बाद दिखाने वाली हूं प्रैक्टिकली, लेकिन पहले इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। हमने कहा what do you mean by the official gazette? Gazette of India is a public journal. क्या बताया इन्होंने?
पब्लिक जर्नल एंड ऑथराइज लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ भारत सरकार, लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ भारत सरकार, जो कि भारत सरकार का एक क्या है, लीगल डॉक्यूमेंट है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, ऑफिशियल गैजेट, भारत का राज्य पत्र। आम राज्य के लिए जो पत्र दिया जाता है उसे बोलते हैं भारत का राज्य पत्र। सरकार के द्वारा दिया गया पत्र इज अ भारत सरकार का राज्य पत्र। क्लियर, यू ऑल क्लियर, समझ आया? पत्र का मतलब क्या होता है? चिट्ठी। चिट्ठी का मतलब क्या होता है? लेटर। लेटर का मतलब क्या होता है? लेटर का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन। यस और नो? ये चिट्ठी आई है बड़े दिनों के, चिट्ठी में जस्ट इंफॉर्मेशन होती है, ऐसे यहां पे भी क्या है, पत्र। ये किसका है? भारत सरकार का पत्र है। इन्फॉर्म करना है किसे? पब्लिक एट लार्ज को। तो कोई भी रूल्स जब बनते हैं तो नोटिफाई किए जाते हैं कहां पे, जरा बता दो जल्दी से, ऑफिशियल गैजेट। कहां पे किए जाते हैं? आप देखिए जितने सेक्शन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, लगभग 240 सेक्शन तक हमें स्टडी करनी है, 240 सेक्शन हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। और मैं ऐसा पर्सनली फील करती हूँ कि अगर 240 सेक्शन बच्चे को पढ़ाने हैं, या टीचर बच्चे को पढ़ने और टीचर को पढ़ाने हैं, रट नहीं सकता बच्चा। तुम रट नहीं सकते। रटना नहीं है, लिखना अपनी भाषा में, समझना है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करनी है। बेस आपका मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे का बेस वीक होता है उसे सब्जेक्ट बहुत टफ लगता है। जैसे मैथ्स में अगर किसी बच्चे का वीक हो गया ना, फिर उसे ऊपर तक समझ में ही नहीं आता, उसका बेस क्लियर नहीं हो पाता। समझ रहे हो मेरी बात? तो बेस मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं वहां पे सेक्शन पढ़ा रही हूं, दिस प्रोविजन इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट। अब प्रोविजन तो आपको समझ में आ गया ना, तो यही पता चला सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, ना ही पता चला ऑफिशियल गैजेट क्या है। आर यू गॉट द पॉइंट? तो मैं अगला रास्ता अपना क्लियर कर रही हूं ताकि मुझे रास्ते पे स्मूथनेस फील हो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो, तो ऑफिशियल गैजेट भी समझ में आ गया। ठीक है जी। अब हमने यहां पे पढ़ा कि मैम जी मैंने कहा हाँ जी मैम जी, 7 चीजें समझनी है हमें आज की क्लास में। 7 चीजें, सातों को 7 पढ़ेंगे एक साथ। आवाज आनी चाहिए। सातों को, अच्छा ये बताओ, जब से मैंने पढ़ाने शुरू किया दिमाग में कोई और बात चली? खाने की, पीने की, पुलाव की, गोलगप्पों की, मोमोज की, पिज्जा की, इससे मिलने जाना है, उससे मिलने जाना है, इससे बात करनी है, उससे बात करनी है, फलाना ढिकाना, कुछ चला दिमाग में? सिर्फ क्या चला? पक्का बताओ, झूठ मत बोलना, पक्का आपके दिमाग में कुछ और चला? क्या चला? सिर्फ पढ़ाई। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ जोरदार, क्योंकि 1 घंटे का सेशन हमारा हो चुका है। जोरदार तालियां, जोरदार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात। चलिए, ये ताली मैंने अपने लिए बजवाई है, कितना बढ़िया पढ़ाया मैंने। चलो आओ आओ, इधर आओ, चलो आगे चलते हैं। अब भाई और बहनों, हम पढ़ेंगे शेड्यूल्स। क्या पढ़ेंगे? शेड्यूल्स। व्हाट डू मीन बाय द शेड्यूल्स? या शेड्यूल्स क्या होती हैं? शेड्यूल्स क्या होती हैं? शेड्यूल को भूल जाओ, एक चीज याद करो बच्चों कि घर के अंदर, अब तो खैर बहुत सारे लोग फ्लैट में रहते हैं, तो फ्लैट में तो 3 ही कमरे होते हैं, जैसे 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK होते हैं, तो उसमें स्टोर रूम होता नहीं है। लेकिन पहले घरों में स्टोर रूम हुआ करते थे। अगर आप ऑल आर इंडियंस और somebody is from England or US and in London or India, समझते हो? तो there is a concept in middle class families and high class families, स्टोर रूम। स्टोर रूम क्या होता है? स्टोर रूम, मान के चलिए, जो पहले टाइम में ऐसी बातें चलती थी कि सामान जो है ना वो थैलों में नहीं चलता था, 1 किलो 2 किलो। पहले लोग ज्यादा खाते थे तो ज्यादा सामान लगाते थे। प्रैक्टिकल सी बात है। आजकल क्या, कितना खाना खाते हैं? 2 चपातीज, 3, किसी की डाइट कितनी हो सकती है? 3 चपाती, 4 चपाती, है ना। लड़कों की ज्यादा 7 चपाती, 8 चपाती मैक्सिमम बोला मैंने। जो भाई खा नहीं सकता लड़का 8 लड़की, वो जिम करता है। तो सुनो जरा, ध्यान दो। पुराने टाइम में लोगों की, मैं पहले आपको लॉजिक के साथ बताऊंगी। पुराने टाइम के लोग जो खाते थे वो 10-10, 15-15 चपाती खाते थे, और कोई तो 20-25 भी खा लेता था, क्योंकि उनका हार्ड वर्क करते थे। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, मान के चलो किसी घर में, और मिठाई कैसे खाते थे? किलो के हिसाब से। आजकल कैसे खाते थे? घर पे गेस्ट आए, हमने रसगुल्ला रखा, लेकिन नो इट्स वेरी लाइक स्वीट, चाहे उसका अंदर से मन कर रहा है स्वीट। भाई स्वीट किसे बुरा लगता है ना? तो वो मतलब स्टाइल मारना, एक तरीके से स्टाइल होता है। नो आई एम नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्वीट। वो उससे मेरा वजन पुट हो जाता है, चाहे 100 किलो का है खुद। ठीक है, अब सुनो, अब पहले टाइम में लोग 1-1 किलो रसगुल्ले खाते थे, 1-1 किलो। अब 1 किलो समझो आप, 1 किलो बहुत मुश्किल बात है। तो उसी हिसाब से वो लोग सामान लाते थे। अब मान चलो घर में रसगुल्ले बना रहे हैं, 1 किलो एक आदमी खाएगा, 10 लोग हैं तो 10 किलो चाहिए, तो
अब 5 किलो चीनी से काम चल सकता है। तो पुराने टाइम में जो चीनी आती थी वो पूरे के पूरे कट्टों में चीनी आती थी, मतलब 50 किलो, 40 किलो, 30 किलो। फिर धीरे धीरे वो कल्चर कम होने लगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे घरों में ऐसा है कि कुछ ऐसे ड्राई सामान होते हैं जो ज्यादा ले आते हैं बल्क में, जैसे शुगर ला सकते हैं, चावल ला सकते हैं। आई एम राइट और रॉन्ग? समझ में आ रही है बच्चों? अच्छा ठीक है। 14 साल हो गए, 14 साल में समय बहुत बदल गया, तो आजकल के बच्चों को छोटी छोटी बातें बतानी पड़ती है, जैसे स्टोर रूम मुझे बताना पड़ रहा है। तो वो जो ज्यादा सामान है, जिसकी मान के चलिए आपके पापा जो है ना आज चीनी गिफ्ट ले गया मदर के लिए कि मैं तेरे लिए गिफ्ट लाएगी क्या, 40 किलो चीनी, रोज रोज नहीं लानी पड़ेगी। खुश हो गई मम्मी, ठीक है। अब वो 40 किलो चीनी जो है लड़के को दे दिया कट्टा, अब लड़का सीधा गैस पे ले जाके रख देगा। बताइए चीनी कहाँ रखेंगे 40 किलो? स्टोर रूम में। जितनी जरूरत होगी वहां से एक बॉक्स आएगा, उसे फिल करेंगे, उसे ऊपर रखेंगे, उसमें से भी एक छोटा बॉक्स निकालेंगे, फिर छोटा रखेंगे। गॉट टू पॉइंट एवरीबॉडी? जरूरत पड़ने में स्टोर रूम में क्रक्स इज दैट कि जरूरत पड़ने में एक्स्ट्रा सामान वहां पे रख देते हैं, वहां से निकालते रहते हैं। यही हुआ स्टोर रूम। बस यही है कंपनी लॉ की शेड्यूल। खत्म हो गया शेड्यूल। शेड्यूल इज अ पार्ट ऑफ कंपनी एक्ट। जो एक्स्ट्रा चीजें, जो लार्ज चीजें हैं, जो बड़ी चीजें हैं, जिसमें ज्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसमें लिस्ट दे रखी है, वो तमाम चीजें भाई और बहनों शेड्यूल के अंदर होती है। और शेड्यूल कंपनी लॉ का ही पार्ट है, कंपनी एक्ट का ही पार्ट है। वो कंपनी एक्ट के अंदर टोटल 470 सेक्शन के साथ 7 शेड्यूल्स हैं। 7 शेड्यूल्स इंग्लिश में, सॉरी 7 शेड्यूल्स। ओके, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर? मैम व्हाट डू यू मीन बाय द शेड्यूल्स, प्लीज इसके बारे में बताइए। मैं बताऊंगी नहीं, आपको याद भी करा दूंगी। यही सच्ची कह रही हूं। सुनिए जरा, देखिए, क्या शेड्यूल एक्ट का ही पार्ट है? क्या स्टोर रूम घर का ही पार्ट है? तो शेड्यूल एक्ट का ही पार्ट है। ओके, दैट कंटेन्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। क्या स्टोर रूम के अंदर एक्स्ट्रा सामान रखा जाता है? शेड्यूल के अंदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट हैज नॉट बीन रिटन इन द बॉडी ऑफ लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स, जो कि डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा जाता। इट इज एन अपेंडिक्स अटैच्ड टू एनी एक्ट, एनी एक्ट सप्लीमेंटिंग द लेजिस्लेशन विद एडिशनल इंफॉर्मेशन। इट मीन्स आप ये बताइए, क्या शेड्यूल सिर्फ कंपनी एक्ट में, किसी भी एक्ट में हो सकती है? जोर से बोलो, किसी भी एक्ट में हो सकती है, सिर्फ कंपनी एक्ट में? भाई किसी भी एक्ट में हो सकती है जहां एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको एक अलग डॉक्यूमेंट में बनानी है, तो आप साथ में क्या दे देते हो? शेड्यूल्स। हमारे कंपनी एक्ट में, हमारे अपने कंपनी एक्ट के अंदर टोटल 7 शेड्यूल्स है। कितने शेड्यूल्स है? हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर? तो मैम जी ये बताओ, मैं शेड्यूल भी पढ़ने पड़ेंगे? जी बिल्कुल पढ़ने पड़ेंगे। सेक्शन नंबर 135 CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आपको पढ़ाऊंगी शेड्यूल साथ पढ़ाऊंगी। मैम जी समझ नहीं आया। मैम दोबारा धीरे धीरे, मैम समझो बच्चे नए हैं। अच्छा सॉरी सुनो इधर आओ। अभी हम शेड्यूल्स की जब बात करेंगे तो शेड्यूल में मैंने कहा टोटल 7 शेड्यूल है। अब शेड्यूल का प्रयोग कैसे होगा? जैसे हम सबसे पहली बात करते हैं शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 के अंदर फॉर्मेट दे रखे हैं। कंपनी बनाने के लिए 2 डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, एक होता है मेमोरेंडम, एक होता है आर्टिकल। उसके फॉर्मेट दे रखे हैं जी शेड्यूल 1 में। समझ आ रही है मेरी बात? शेड्यूल 2 डेप्रिसिएशन, शेड्यूल 3 स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, शेड्यूल 4 डायरेक्टर्स, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, शेड्यूल 7। टोटल कितनी शेड्यूल है? 7 शेड्यूल है। एक बार थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूं तो आपको अच्छा लगेगा कि मैम देखने में कैसी है, थोड़ा सा दिखा दीजिए। ओके चलो जी, खुल जाए शेड्यूल, खुल। देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जरा देखिए टोटल हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर? 7 शेड्यूल्स। शेड्यूल 1 फॉर्मेट ऑफ MOA एंड AOA, शेड्यूल 2 डेप्रिसिएशन, शेड्यूल 3 इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शेड्यूल 4 कोड फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, शेड्यूल 5 कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ MD एंड होल टाइम डायरेक्टर्स, शेड्यूल 6 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स एंड शेड्यूल 7 CSR। क्या है? फिर से सुनो, सबसे पहले कंपनी बनेगी, सबसे पहले ऐसे नहीं पढ़ते, दूसरे तरीके से। सबसे पहले कंपनी बनेगी तो कंपनी बनाने के लिए 2 कागज बहुत जरूरी है, एक है MOA और दूसरा है AOA। कौन कौन से? एक गाना गा रही हूं, मजा आए तो वाह वाह करना, और वाह वाह नहीं करी तो कट्टी। सुनो ध्यान से,
आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैंने दो डॉक्यूमेंट की बात करी, एक एमओए और दूसरा क्या बोला, एओए। ठीक है, जहां जहां तू होगा, जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा, आगे आगे एमओए होगा और पीछे पीछे एओए होगा। वाह वाह कर दो, जोर से कर दो, इरशाद सुभान अल्लाह। तो इट मीन सुनिए जरा ध्यान से, एमओए सेक्शन 4 के अंदर कंटेंट दे रखे हैं और एओए के सेक्शन 5 के अंदर दे रखे हैं। किस किस के अंदर, दोबारा से बोल दो, सेक्शन 4 किसका सेक्शन, सेक्शन किसका, कंपनीज एक्ट का, कंपनी लॉ का, कंपनीज एक्ट का। टोटल कितने सेक्शन है, 470। अच्छा, तो इट मीन सेक्शन 4 के अंदर एमओए के कंटेंट दे रखे हैं। क्या बोला मैंने, एमओए के, एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जल्दी बोला, मेमोरेंडम ऑफ, मेमोरी प्लस रेंडमली, मेमोरी प्लस रेंडमली। इट मींस रेंडम इंफॉर्मेशन जो है कंपनी की मेमोरी एक डॉक्यूमेंट में रख रखी है, दैट इज नोन एज मेमोरेंडम। ये मैंने जुगाड़ बिठाया, मैंने कहा इसलिए इसका नाम मेमोरेंडम रखा कि भैया इसका संधि विच्छेद करो, मेमोरी प्लस रेंडमली। इट मींस रेंडम मेमोरी किस में रखी है, एक डॉक्यूमेंट। तो क्या बन गया, जल्दी बताओ क्या बना, मेमोरेंडम। है ना जुगाड़ सही एकदम से। तो अब सुनो जरा, सेक्शन 4, अब मैंने कहा सेक्शन बच्चों को कैसे याद कराया जाए, बड़ा आसान तरीका, मजा है तो फिर से वाह वाह करना, करनी पड़ेगी नहीं तो देख लेना फिर। तो इट मींस अब देखो, चारों ओर दिमाग लगाकर मेमोरी क्या होती है, तो सेक्शन नंबर 4। चारों ओर दिमाग लगाकर मेमोरी क्या होती है, तो सेक्शन नंबर, और जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे आगे आगे एमओए होगा और पीछे पीछे, तो सेक्शन नंबर 4 के पीछे क्या आएगा, सेक्शन नंबर 5। तो सुनो, वापस गियर लगाओ, गियर वापस लगाओ। हम यहाँ पे शेड्यूल्स पढ़ रहे हैं, हमने कहा टोटल कितने शेड्यूल हैं, अरे टोटल कितने सेक्शन हैं, चिड़िया उड़ खेल रहे थे, भैंस उड़ा दी यहाँ पे बच्चों ने। हमने कहा टोटल कितने शेड्यूल हैं, टोटल कितने सेक्शन हैं। अब शेड्यूल में, टोटल शेड्यूल में पहली शेड्यूल जो है उसके अंदर फॉर्मेट है किससे कनेक्टेड, एमओए और, आवाज नहीं आई, जोर से बोल दो, एमओए और एओए। क्लियर, ऑल क्लियर। अब सुनो, उसके बाद कंपनी बन गई तो कंपनी में एसेट्स आएंगी, तो एसेट्स में डेप्रिसिएशन होता है, डैप डैप सुना है आपने, शेड्यूल 2, शेड्यूल। अब सुनो, अब डेप्रिसिएशन लगेगा तो हिसाब किताब होगा, तो इसका इंस्ट्रक्शन दे रखा है शेड्यूल 3 में। किसमें, समझ आई बात। अब कंपनी चलेगी, सारा हिसाब किताब बनाएंगे कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो शेड्यूल क्या बोला मैंने, 4। लेकिन शेड्यूल 4 के अंदर एक बात ध्यान रखना, यहां पे आएंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। कौन से डायरेक्टर, मैम जी बेसिक क्लास में डायरेक्टर के बारे में बता रही हूं मैम, हजम नहीं होगी, हजम करनी पड़ेगी। सुनो, इंडिपेंडेंट, अब मैं जो बोलूं उस पर ध्यान देना। जब जब अधर्म होगा, ध्यान देना बात पे, जब जब अधर्म होगा तब तब धर्म की स्थापना करने आएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कौन सा डायरेक्टर, अभी के लिए बस इतना ही याद रखना है, वैसे तो सेक्शन 149 के अंदर पढ़ेंगे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो डायरेक्टर होता है जो किसी प्रकार से कंपनी से कहीं तक भी कनेक्टेड नहीं होता। तो उसे क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्या बोलते हैं बच्चों, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। क्लियर, ऑल क्लियर। तो बताइए, गड़बड़ हो सकती है तो किसको बुलाएं, जल्दी बताओ। तो किस में आएगा, शेड्यूल 4। अच्छा, उसके बाद अपॉइंट करेंगे एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर वगैरह को, और फिर अब हम बनाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बनाएंगे भाई, बहुत पैसे कमा लिए, अब बताओ भगवान के पास जाने के लिए कुछ अच्छे काम करने पड़ेंगे, जैसे कि CSR, दान देना पड़ेगा, दान। क्या देना पड़ेगा, तो शेड्यूल कौन सा हो गया, 7। अब जल्दी से चिड़िया उड़ खेलना है, चलो चिड़िया उड़, जल्दी से दिमाग एक जगह रखना। हाँ जी बताइए, टोटल कितने सेक्शन है कंपनी एक्ट के अंदर, और टोटल शेड्यूल कितनी है, और पहली शेड्यूल, और दूसरी शेड्यूल, तीसरी शेड्यूल, चौथी शेड्यूल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 5वीं एमडी होल टाइम डायरेक्टर, 6ठी इंफ्रा, और 7वीं, आंखें बंद करो सारे बच्चे जल्दी से, कम ऑन फास्ट। यस, total 7 schedules are there. First schedule is connected to MOA and schedule number 2 is depreciation. Schedule number 3 is balance sheet and profit and loss account का instruction. Schedule 4 is independent. Schedule 5 very good, whole time and managing director. Schedule 6 infra. Schedule 7 schedule 7 schedule 7 total section पेपर का नाम टोटल कितने नंबर का है, कितने पार्ट में डिवाइड है,
Company law is a broader term or a narrower term? Company law is itself cover Company Act or not? Okay, company law covers 7 things. Company Act, schedules, rules, notifications, circulars, case laws and secretarial standards. रूल्स के सेंट्रल को आंखें नहीं खोलनी, पाप लग जाएगा. क्या रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, जल्दी बताओ. रूल्स इज मेड बाय दी, अरे रूल्स इज मेड बाय दी, बाय गिविंग अ नोटिफिकेशन in the official gazette. Official gazette is a legal document of government of schedule contains extra information connected to the act, connected to the Company Act covers 7 schedules. Company Act cover, आगे खोल लीजिए बच्चों, बहुत अच्छे. कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा. टीचर बहुत अच्छी है. चलिए बहुत, आइए वापस आइए. इट मींस अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, अब हम बनने जा रहे हैं जीरो टू हीरोइन. ओके चलिए जी, कंपनी एक्ट हो गया. कंपनी एक्ट हो गया क्या, जल्दी जल्दी बताओ. कंपनी एक्ट हो गया. ओके, रूल्स हो गए, रूल्स, नोटिफिकेशंस, शेड्यूल्स. अच्छा जी, गैजेट ऑफ इंडिया. ओके, आइए जी भाई और बहनों, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड, ये काम की चीज है. लाइव वाले बच्चे जागते रहना, लाइव वाले बच्चे चाटा मारो अपने गाल पे, नींद आ रही है तो चलो आओ, वापस आओ. हाँ जी, कैसे हो आप? अच्छो, ठीक है. सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स. अब देखिए सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं. व्हाट डू मीन बाय द स्टैंडर्ड? सेक्रेटरी छोड़ो, स्टैंडर्ड बताओ. स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय स्टैंडर्ड? ओ भाई साहब, तुम्हारा स्टैंडर्ड बड़ा अच्छा है. स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? वो हमारे स्टैंडर्ड के लोग नहीं हैं. ऐसे सुना आपने? किससे 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 सुना, बताना जरा. वो मौसी जी की लड़की के लिए लड़का देखो तो उन्होंने बोला हमारे स्टैंडर्ड के नहीं है. ओके, स्टैंडर्ड मतलब सुना है आपने पहले. क्या होता है स्टैंडर्ड? क्लास होती है, लाइव क्लास. हाई क्लास, हाई क्लास को स्टैंडर्ड बोलते हैं. हाँ, मतलब स्टैंडर्ड वर्ड आपने पहले कभी सुना है? उनके घर तो बड़ा स्टैंडर्ड था, तो फिर ये लो स्टैंडर्ड क्या होता है? लो स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड. अभी तक आप स्टैंडर्ड से क्या समझते हो? व्हाट आई मीन बाय द स्टैंडर्ड? जी, एटिकेट्स. जैसे कि किसी के घर पे कोई पानी पीता है धीरे धीरे से, कोई उनके पास स्टैंडर्ड नहीं है. हाँ, ऐसा कुछ है. किसी के यहाँ पानी, घर पे जा रहे हैं गेस्ट, तो वो कांच के ग्लास में पानी लेके आता है धीरे से, कांच की प्लेट एकदम ऐसे, फीलिंग आती है अच्छी वाली. कोई कोई इस तरह बड़े ग्लास में ले आता है पी, है ना. तो उसका मतलब उनके स्टैंडर्ड नहीं है. हाँ, तो स्टैंडर्ड मीनिंग क्या होता है? बोलिए ना. मतलब आप स्टैंडर्ड किससे समझते हो? आपकी निगाहों में, आपके हिसाब से. मैं आपको यह भी जानना चाहती हूँ ना, आप किस तरीके के इंसान बनने जा रहे हो. क्योंकि क्या होता है कि देखिए, एक चीज मैं आपको बताती हूँ. अभी आप एक इतना बड़ा कोर्स कर रहे हो, और ये बात फैक्ट है, जो बच्चा पढ़ लेगा तो उसके अंदर घमंड आने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं. एटीट्यूड जिसे बोलते हैं, एटीट्यूड. एटीट्यूड किस बात का? एटीट्यूड इस बात का, भाई साहब इंडिया का इतना टफ कोर्स है, 70,000 लोग हैं, उसमें से मैं भी हूं. लेकिन घमंड किसे बोलते हैं? एटीट्यूड क्या है? घमंड क्या होता है? किस बात का घमंड? तो कई तरीके, एक नशा आ जाएगा आपके अंदर. क्या आ जाएगा? कुछ बच्चों में ज्यादा आएगा, कुछ में कम आएगा. लड़कियों में नशा थोड़ा ज्यादा आता है. जैसे किसी लड़के बोलो यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, वो नहीं पढ़ने की भाई, बाहर जाएगी शीशा मुंह देख के आएगी, आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल. मतलब वो बस इसी में, इसी नशे में रहती है, वो सुंदरता के नशे में. अब उस लड़की को जैसे मैंने बोल दिया लुकिंग सो ब्यूटीफुल, वो क्या पढ़ रही है सेक्शन, वो तो बस यही देख रही है मैं सुंदर. और 2-3 बार कोई देख ओढ़ ले, हाँ मुझे ही देख रहा है, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, है ना. तो सुनिए, ध्यान दीजिए मेरी बात पे. इट मीन्स आपको कई तरीके के नशे हो जाते हैं इंसान को. और नशा जो है, सिर्फ आज तक आपने मदिरा का नशा सुना होगा. मदिरा मतलब मदिरा वेद नहीं, मंदिरा का नशा मतलब बैग पाइपर का नशा, मतलब रम का नशा या बियर का नशा, वो एक अलग तरीके का नशा है. नशे कई तरीके के होते हैं, जिसमें से कुछ नशे आपके अंदर भी आएंगे. मैम आप क्या कहना चाहती हूँ, हम सीएस बनने के बाद दारू पियेंगे? मैंने ये नहीं बोला. मैं ये कहना चाहती हूँ एक विद्या का नशा भी होता है जो आ जाता है बहुत सारे लोगों में. सत्ता का नशा होता है, सत्ता का नशा होता है, पैसे का नशा होता है, और वाइन का नशा होता है. आपको जो नशा आएगा वो आएगा बच्चों ज्ञान का नशा, घमंड, एटीट्यूड. तो मैं आपसे जानना चाहती हूं, जो कि होना नहीं चाहिए,
किस बात का घमंड? अगर आप सीएस बनोगे तो अपने लिए, पैसे कमाओगे अपने लिए, दूसरों के लिए थोड़ी ना। तो इसलिए एटीट्यूड तो होना ही नहीं चाहिए। अब सुनो मेरी बात, अगली बात सुनिए ध्यान से। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, व्हाट डू मीन बाय द स्टैंडर्ड, व्हाट डू मीन बाय द क्लास? क्या होता है स्टैंडर्ड, क्या होती है क्लास? बिजनेस क्लास सुना होगा आपने, एग्जीक्यूटिव क्लास, बिजनेस क्लास। क्लास इंसान के काम से बनती है, इंसान का काम उसकी क्लास होता है। जैसे कई बार बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, जैसे हमारे जब हम कहीं नहीं जा पाते या कुछ चीजें अटेंड नहीं कर पाते या उतना टाइम नहीं दे पाते, तो बोलते हैं कि पैसे की वजह से हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार आप ये चीज समझना, इस चीज को आपको भी समझना होगा कि हम सिर्फ पैसे की वजह से ऐसे नहीं करते। इट्स माई ड्यूटी, इट्स माई ऑब्लिगेशन, it's my moral duty, it's my social duty to attend the class, to take the class. This is not only for fetching the money. एक प्रोफेशनल अगर सही तरीके से 5 साल मेहनत कर ले, वो इतना कमा लेता है कि उसे बाकी की जिंदगी उसकी बहुत आराम से निकल सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी काम करते हैं। मुकेश अंबानी काम करने जाते हैं, रतन टाटा जी काम करने जाते हैं, नारायण मूर्ति जी काम करने जाते हैं, सुधा मूर्ति जी काम करती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें पैसे की जरूरत है। दिस इज अवर ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशन, ये हमारी जिम्मेदारी है। बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, इतना साल हो जाते हैं उन्हें काम करते करते, इसके बावजूद भी रात को 12 बजे जग के वो ओटी जाते हैं, ऑपरेशन करते हैं, वो अपनी नींद खराब करते हैं, काम करने, नॉट ओनली टू अर्न द मनी, बट दिस इज अवर ड्यूटी। ये हमारी जिम्मेदारी होती है। कई बार बहुत सारे इतने वेल क्लोज फंक्शंस होते हैं लेकिन अनेबल टू अटेंड। रीजन इज वेरी क्लियर, बिकॉज इट्स माई ड्यूटी टूवर्ड्स यू। ये हमारी जिम्मेदारी है। इतने सारे बच्चों का भविष्य है, छोड़ नहीं सकते, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आज मैं हूं तो मैं भी पता नहीं किसकी वजह से हूं। तो ये बच्चों की हमारी जिम्मेदारी है। तो ये चीज हमें सोचनी चाहिए। मैंने आपको कहा व्हाट डू यू मीन बाय द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड किसे बोलते हैं? स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड होता है एक लेवल सेट करना और उसी लेवल पे फिर काम करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए एग्जाम्पल देती हूं। जैसे एक बच्चे ने आईफोन खरीदा, ठीक है, अब वो पहले दिन तो आईफोन लेके घूम रहा है, उसका आईफोन खुदा ना खास्ता भगवान की दुआ से वो खो गया। पहले तो वो ऐसे चलता था, हाँ बोल क्या कह रहा है, पीछे से सेब दिख रहा, होता है सेब होता है, सेब होता है, अच्छा कटा हुआ सेब होता है, मुझे तो पता ही नहीं। तो वो सेब ऐसे दिखाता है, हाँ भाई बात कर रहा हूं, भाई बोल, तो मतलब वो सेब दिखना चाहिए। मेट्रो में गुम हो गया, चोरी हो गया, अगले दिन की पैड लेके आ रहा, भाई नंबर बताइए, भाई नंबर बताना, वो 1108, हाँ खत्म हो गया। क्या वो अफोर्ड कर पाएगा? आप या तो एप्पल का आईफोन रख रहे हो या फिर कीपैड वाला फोन रख रहे हो। इसका मतलब आपका स्टैंडर्ड सेट हो गया। लेवल सेट करना, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड। ओके, समझ में आ रही बात? या तो आप एक दिन ऑडी से आ रहे हो, अगले दिन पैदल पैदल आ रहे हैं, पैदल पैदल। तो स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना पड़ता है, एक लेवल सेट करना। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी कहने लगी जी हम लेके आएंगे स्टैंडर्ड। अब समझ में, स्टैंडर्ड का मतलब क्या क्या बताइए जरा? एक लेवल सेट करना, एक यूनिफॉर्मिटी लेके आना। आईसीएसआई कहने लगी जी हम लेके आएंगे स्टैंडर्ड। कहां पे? कंपनी में। कहां लेके आएंगे? कि कंपनी में कैसे स्टैंडर्ड लाओगे जी? कि हम बताएंगे कैसे लाएंगे। कि कंपनी में जो बहुत सारी लूपहोल्स हैं या कुछ कमी रह गई हैं, क्या रह गई हैं? कमी रह गई हैं, उनको क्लियर करने के लिए, उनके ऊपर आयरन करने के लिए, उन पे फिनिशिंग लाने के लिए हम अपने कुछ स्टैंडर्ड बनाएंगे कंपनी के लिए। ये बात किसने बोली? आईसीएसआई ने। जी हम स्टैंडर्ड लेके आएंगे। हमने कहा जी बताओ तो सही कैसे स्टैंडर्ड? कि सर इट्स वेरी क्लियर। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूं और एग्जांपल से इस चीज को क्लियर करती हूं। एग्जांपल ये है बच्चों कि मान के चलिए कंपनी की मीटिंग होनी है। कंपनी की जनरल मीटिंग जब होनी है तो उसके लिए नोटिस जाता है। कंपनी एक्ट के सेक्शन नंबर 101 ने कहा नोटिस भिजवाना है, और नोटिस के अंदर डेट टाइम वेन्यू सब होना चाहिए। ये किसने बात बोली? सेक्शन नंबर 101 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। कोई दिक्कत नहीं। अब मीटिंग कहां हो रही है? मीटिंग हो रही है गाजीपुर में कूड़े का ढेर, उसके पीछे से रास्ता, रास्ते के पीछे नहर, नहर के पीछे जंगल, जंगल के पीछे कल्लू की दुकान, उसके पीछे पान की दुकान, पान की दुकान के खोखे के पीछे ग्राउंड, उसमें हो रही है। लो जी चले गए मीटिंग में। समझ में आ रही है बात? लेकिन उन्होंने तो वेन्यू लिख दिया, वेन्यू मतलब ग्राउंड नंबर लिख दिया, गली नंबर लिख दिया, दैट्स इट। अब क्या हुआ? अब आप सपोज करिए दीदी मीटिंग में जा रही है, दीदी जा रही है स्कूटी में। अब स्कूटी पे गई, कूड़े के ढेर के पास पहुंची, वह कुत्ते चिपट के, पीछे से डॉग्स बार्किंग कर रहे हैं, और जितनी तेज डॉग्स भाग रहे हैं उससे तेज स्कूटी भाग रही है। स्कूटी इतनी भगाई, नहर में कुदा दी। होगी मीटिंग खत्म।
हैंस प्रूव्ड, रिजोल्यूशन पास, एसआर पास हो गया, ये और नो। उधर से सारे कपड़े खराब हो गए, अब बेचारी लौट के बुद्धू घर को, यार जान बची तो प्लान किया था कंपनी ने ये कि चाहकर भी कोई पहुंच ही ना पाए, क्योंकि एजीएम में अगर एक बार शेयर होल्डर पहुंच गए, वो पूछेंगे भैया जी कंपनी की, हाँ ये क्या कमाए, क्या बचाए, क्या गवाए, हिसाब दो, ये सर नो, यही तो होता जनरल मीटिंग में। इसलिए उन्होंने कहा हम सिर्फ वेन्यू डालेंगे, सिर्फ क्या डालेंगे, आईसीएसआई ने कहा हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे। हम कि स्टैंडर्ड कैसे सेट करेंगे कि नोटिस के अंदर रूट मैप डालेंगे। नोटिस के अंदर, आवाज नहीं आई जोर से बोलो, नोटिस के अंदर क्या डालेंगे, रूट मैप। अब नोटिस के अंदर जब रूट मैप होगा तो उससे क्या क्लैरिटी बढ़ेगी या कम होगी, बोलो जल्दी से, बढ़ेगी या कम होगी, आवाज आनी चाहिए, समझ में आ रही है बात। तो इट मींस अब सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कंपनीज के ऊपर लागू होते हैं, लेकिन अगली बात जब मैं आपसे पूछूंगी तो आपको जवाब देना है, और अगर आपने जवाब दे दिया, अगर आज की इस क्लास में किसी बच्चे ने जवाब दे दिया तो उसको मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा पहली क्लास में। और गिफ्ट सबसे बड़ा बच्चों के लिए, आपके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट क्या होता है, एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होता है जिसकी कोई कीमत नहीं होती, वो होता है मेडल। मेडल मिलेगा मेरी तरफ से अगर किसी ने उस चीज का जवाब दे दिया। ठीक है बच्चों, अब सुनो ध्यान से। आईसीएसआई ने, ये बात तो साफ होगी, स्टैंडर्ड्स किसने बनाए, आईसीएसआई ने। क्यों बनाए, सेक्रेटरी प्रैक्टिस में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। क्या लाने के लिए, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। लेकिन मुद्दा ये उठता है कि कंपनी के ऊपर क्यों लागू होंगे और कैसे लागू होंगे, मतलब कंपनी के ऊपर तो कंपनी एक्ट अप्लाई होता है। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलो, कंपनी के लिए तो कौन सा एक्ट है, तो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय द पार्लियामेंट, वो तो किसके रिकमेंडेशन पे आ रहे हैं, आईसीएसआई। तो वो कंपनी के ऊपर लागू कैसे किए जाएंगे, कहां से उन्हें रास्ता मिलेगा, रास्ता कैसे मिलेगा, कंपनी के ऊपर तो कंपनी एक्ट अप्लाई होता है, तो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड को कहीं ना कहीं से तो रास्ता दिया गया होगा। तो कैसे रास्ता दिया गया होगा, जरा बताइए, बताइए जल्दी से, लाइव वाले बच्चे आप भी। मैम जी हमारी एक शिकायत है, हाँ बोलो मैम जी, आप हमें मेडल कैसे, ऐसे बना दूंगे ऐसे, ठीक है। लाइव वाले बच्चे सुनो, हाँ जी बताइए, बता सकता है कोई, हाँ बताओ। कंपनीज एक्ट मतलब कैसे, हाँ और बताइए, और कोई बच्चा, बच्ची, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या, सीएसआर मतलब, अब जो पढ़ा सारा बोल दो, कुछ ना कुछ तो होगा ही, है जी, हाँ जी बताओ, बोलो जल्दी। मैम जी क्यों आप अननेसेसरी इतना टेंशन दे रहे हो, आप ही बता दो ना, बताएगा कोई बच्चा, एनीबडी हैविंग एनी आइडिया, बोलो बेटा, एनीबडी हैविंग एनी आइडिया, नो आइडिया, है जी। नो टॉकिंग, मैम दिखाई नहीं दे रहा, मैम सॉरी। अब देखो इसको रास्ता कहां से मिला, सेक्टरल स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल टू द कंपनीज, हाउ इट्स कम पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ड्यू टू द सेक्शन नंबर 118 सबसेक्शन 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सेज, क्या सेज, देखिए इधर देखो ना, अच्छी इंग्लिश बोले ना, बढ़िया, ठीक है। सेक्शन नंबर 118 सबसेक्शन 10 ने ये कहा, एवरी कंपनी शैल ऑब्जर्व द सेक्रेटरी स्टैंडर्ड विद रिस्पेक्ट टू जनरल और बोर्ड मीटिंग। देखिए सबसेक्शन 10 में लिखा है, सबसेक्शन 10 कहता है, सेक्शन नंबर 118 सबसेक्शन 10 कहता है हर एक कंपनी को अपनी बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग में क्या ऑब्जर्व करने, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स which are specified by the ICSI and approved by the central government, approved by the central government। लिंकिंग करिए हमने, लिंकिंग करिए, किससे लिंकिंग करिए, जल्दी बताइए, किसकी लिंकिंग करिए, सेक्शन से, कौन से सेक्शन से, कम ऑन रिप्लाई, सेक्शन नंबर
118 सेक्शन नंबर 118 उसका सबसेक्शन नंबर 10 ने हमें ये बात बताई, ऐसी कोई भी कंपनी होगी उस कंपनी को क्या किसका पालन करना है, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स का, बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग और पक्का पक्का कच्चा कच्चा, कैसा लग रहा है पढ़ने में, अच्छा लग रहा है कंपनी लॉ? चलिए सुनिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। इट मींस हमने कहा सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स वो स्टैंडर्ड्स होते हैं विच इज इशूड बाय द कंपनी सेक्रेटरीज, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट एंड अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये तो खाली सेक्रेटरी स्टैंडर्ड का मीनिंग दिया है, क्या दिया है? सेक्रेटरी स्टैंडर्ड का मीनिंग दिया है कि सेक्रेटरी स्टैंडर्ड का मतलब है वो स्टैंडर्ड्स जो इशू किए आईसीएसआई ने और अप्रूव किसने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। लेकिन हमने इसे लिंक किया कंपनी के साथ क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कंपनी एक्ट, कंपनी लॉ। तो जब कंपनी लॉ पढ़ते हैं तो हमने ये कहा ये बताओ ये तो ठीक है सेक्रेटरी स्टैंडर्ड का मीनिंग है, लेकिन कंपनी पे कैसे लागू होंगे, कि कंपनी पे ऐसे लागू होंगे जो एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया कंपनीज एक्ट 2013 उसका जो सेक्शन नंबर 118 उसका सबसेक्शन 10 जो है वो ये कहता है हर एक कंपनी को ऑब्जर्व करने सेक्रेटरी स्टैंडर्ड। अगर सेक्शन नंबर 118 सबसेक्शन 10 के अंदर ये बात नहीं लिखी होती तो सेक्रेटरी स्टैंडर्ड का कोई रेलेवेंस नहीं था। दिस इज अ लिंकिंग एक्चुअली। ये क्या है, समझ में आ रही है बात? आर यू गोट द पॉइंट एवरीबॉडी? लिंक कर पा रहे हो चीजों को? तो सेक्शन नंबर 118 सबसेक्शन 10 ने ये बात बोली हर एक कंपनी को, चाहे बड़ी है चाहे छोटी है चाहे मोटी है चाहे कैसी कंपनी है, हर एक कंपनी गवर्नमेंट है डोरमेंट है कैसी भी कंपनी है, सभी कंपनीज को सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स का पालन करना है। क्लियर या ऑल क्लियर? वापस गियर लगाएं। चलिए जी, आपको कंपनीज एक्ट समझ में आया? कंपनीज एक्ट क्या होता है? रूल्स, नोटिफिकेशंस, ऑफिशियल गैजेट, शेड्यूल्स, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स, कम हियर, सर्कुलर्स। सर्कुलर्स क्या होते हैं जी? सर्कुलर, सर्कुलर व्हाट डू यू मीन बाय द सर्कुलर्स? सर्कुलर किसे बोलते हैं? सर्कुलर्स क्या होते हैं? कुछ नहीं लिखना, नो नीड टू राइट डाउन अ सिंगल वर्ड। आपकी मैम है ना लिखने के लिए, आपको नहीं लिखना, आप बस पढ़ो। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा ठीक है, सुनो अब सर्कुलर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द सर्कुलर्स? सुना है इससे पहले सर्कुलर क्या होता है? क्या होता है बताइए? एक सेकेंड आप सोचो, मैं अभी आ रही हूँ चाय पी के, ठीक है? जाना मत, मैं अभी आ रही हूँ, चाय पीने नहीं, बस एसी के लिए बोलने। ये मैम आगे वाला एसी ऑन करवा दीजिए। What do you mean by the circulars बेटा? Yes. What do you mean by the circulars? क्या होते हैं circulars? Circular. MCA. What do you mean by the MCA? Ministry of Corporate Affairs. From time to time. वैसे MCA आपने पहले भी सुना होगा क्योंकि जो बच्चे CSEE पास करके आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है CSEE अगर आपने पास किया तो उसमें आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, आपकी अच्छी वाली मैडम ने पढ़ाया होगा और उसमें आपने पढ़ा होगा MCA। क्या पढ़ा होगा? एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्या बोला मैंने? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में इसका रिमोट दे देना। तो अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या कहा? क्लैरिफिकेशंस के लिए। किसके लिए? क्लैरिफाई करने के लिए। टू क्लैरिफाई द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। थैंक यू। टू क्लैरिफाई द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर। फॉर एग्जाम्पल, इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन ऑफ द एक्ट MCA issue 89 क्लैरिफैक्टरी सर्कुलर्स। मतलब क्लैरिफिकेशन देना। ये क्लैरिफिकेशन शब्द आपने आज से पहले सुना है? यस, बताइए, क्लैरिफिकेशन आज से पहले शब्द सुना है? कितने बच्चों ने सुना है? हाथ उठाना जरा। क्लैरिफिकेशन, हाँ बताओ क्या होता है क्लैरिफिकेशन का मतलब? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से। अच्छा, कोई डाउट ना रहे, उसको एकदम क्लियर करना, पक्का? क्लैरिफिकेशन का मतलब वैसे आप क्या समझते हो? क्लैरिफिकेशन क्या होता है? आपका नाम क्या है वैसे? ईशा, निशा, निशा। आपका? सना। निशा और सना। आपका नाम क्या है बेटा?
हर्षिता, पता है कल है ना निशा हर्षिता की बहुत ज्यादा बुराई कर रही थी, बोल रही थी ये ना बहुत ज्यादा वैसी है, मेरा लंच खा जाती है। हर्षिता को ये बात पता चल गई। हर्षिता को ये बात किसने बताई? सना ने। किसने बताई? पता है हर्षिता तेरे बारे में ना निशा ऐसी ऐसी बातें बोलती है कि तू ना सारा लंच खा जाती है सबका। अच्छा, हर्षिता को गुस्सा हो गया। हर्षिता बोली उसने बोला मेरे बारे में ऐसे? कल आ ना जा आ गई। अब उसके बाद ये बात निशा को पता चली कि सना ने चुगलियां करी हैं। किसकी? निशा की। अब जो है हर्षिता ने ना बात करनी बंद कर दी निशा से। वो जैसे निशा देखती है वैसे घूम के चले जाते हैं, मुंह ही नहीं दिखाना ही नहीं चाह रही। निशा बोल रही यार तू मेरी पक्की दोस्त है यार, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? तू मुझसे बात करना। नहीं मुझे नहीं करनी तुझसे बात, तू बहुत वैसी है। कैसी यार? मैं तुझे क्लियर कर दूंगी, तू मुझे इशू तो बता, मैं क्लैरिफाई कर दूंगी यार, प्लीज मुझे बात तो बताना। पता सना ऐसे ऐसे बोल रही थी, चल अभी मेरे साथ, अभी चल सना के पास। मैंने कब बोला? मैंने कब बोला? नहीं नहीं यार सॉरी यार तूने कुछ नहीं बोला। हो गया क्लैरिफाई? हो गया। सिर्फ सना चाहती थी इन दोनों के बीच में क्या हो? लड़ाई हो। लेकिन इस बात को निशा ने क्या कर दिया? जोर से बोलो, क्या किया निशा ने? क्लैरिफाई कर दिया। भाई साहब ऐसी जब कोई दिक्कत हो जाती है ना तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए नया नया एक्ट आया, नया नया एक्ट आया। जैसे नई नई शादी होती है ना तो नई नई शादी होती है तो जब नई नई लड़की नए नए घर में जाती है तो उसे बहुत सारी चीजें तो समझ में ही नहीं आती नहीं ना, बहुत सारी चीजें समझ में। वो कुछ बोल रही है जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए, मान के चलिए एक बच्ची है हरियाणा की और उसकी शादी हो जाती है मथुरा में, ठीक है जी। अब जैसे वहां पे तो बहुत मीठी बोलते हैं, भाषा बोलते हैं, मथुरा में तो राधे 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 राधे, और हरियाणा में अपना अलग स्टाइल है। अब वो लड़की वहां पे पहुंची, अब वहां भी उसने कहा, उसने बिल्कुल ये ऐसी तू तासे बोलते हैं और भाई तू ठीक है, बस वो बुरा मान गए, बोलते यार तू तासे बोल रहे, तू बोल रहे, और वहां पे करते हैं राधे राधे। उसने कहा राम राम जी, ऐसे बोला राम राम जी, ऐसे लग रहा थप्पड़ मार रही है। तो उसकी इंटेंशन तो खराब नहीं थी ना। अब बहुत सारे पॉइंट पे क्या हो जाएगी? मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो उसे क्लियर करने के लिए क्लैरिफिकेशंस देने पड़ते हैं। देखो जी, अब जैसे उस लड़की ने किया राम राम जी, अब राम राम जी तो अच्छा शब्द है, भगवान का नाम लिया, उन्होंने उसको किया, लेकिन लोगों को क्या लग गया? बुरा लग गया। कैसे बोला, कितना रूड। लड़ाई में ऐसा लग रहा है लड़ रहे हो कि लड़ाई तो अभी तुमने हमारी देखी नहीं, ये तो राम राम जी था। इट मीन्स, अब सुनो जरा ध्यान दो, यहां पे उसे क्लियर करना पड़ रहा है कि मैंने प्यार से बोला। क्या बोला? भाषा वैसी है तो क्लैरिफिकेशन दिया। इट मीन्स ऐसे ही जब नया नया कंपनी एक्ट, देयर आर सो मेनी चॉइस एंड कंफ्यूजन्स आर देयर, दैट्स व्हाई एमसीए इशू सर्कुलर्स टू क्लियर दैट पर्टिकुलर इशू, दैट इज नोन एज क्लैरिफिकेशंस, दैट इज नोन एज, उसको बोलते हैं क्लैरिफिकेशंस। अगर कंपनी एक्ट को उठा के देखें, देयर आर सो मेनी क्लैरिफिकेशंस इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम व्हेन देयर इज सम कंफ्यूजन, सम चॉइस इन कंफ्यूजन, सम प्रॉब्लम्स आर देयर, देन इन दैट सिचुएशन टू मैनेज बाय द एमसीए एंड टू इशू अ क्लैरिफिकेशन टू क्लियर दैट पर्टिकुलर इशू। अब देखिए इधर, जैसे क्लैरिफिकेशन ऑन होल्डिंग ऑफ ईजीएम थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इट मीन्स यहां पे अगर आपको नजर आ रहा हो, ये देख लीजिए, ऐसा दिखता है क्लैरिफिकेशन, रीजनल डायरेक्टर, ऑल आरओसी, ऑल स्टेक होल्डर्स। सब्जेक्ट क्या है जरा देखिए, क्लैरिफिकेशन ऑन होल्डिंग एजीएम एंड ईजीएम थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मीन्स एंड पासिंग ऑर्डिनरी स्पेशल रिजोल्यूशन बाय कंपनीज अंडर द कंपनी एक्ट 2013, रीड विद देयर अंडर एक्सटेंशन ऑफ टाइमलाइन रिगार्डिंग दिस। और ये सर्कुलर इन्होंने इशू किया, और क्या इशू किया था जरा देखिए, 5/5/2020 को सर्कुलर इशू किया। मम्मी 5/5/2020 याद करिए, 2020 के पुराने दिन जब आपने बहुत सारे पकोड़े तले थे, याद आया? घर में नई नई चीजें बनती थी, 24 घंटे हर आदमी फ्री था, याद आया? कुछ सड़कों पे जानवर घूमते थे, घरों के अंदर आदमी रहते थे, है ना? याद आया? गंगा एकदम साफ हो गई थी, क्लीन वाटर हो गया था, याद आ गया ना? जब आपने रामायण महाभारत देखी थी, वही वाला टाइम, वही वाला 2020 वाला। तो 5/5/2020 को ये सर्कुलर आया था। क्यों? क्योंकि उस समय फिजिकल ईजीएम पॉसिबल नहीं थी, तो उसको क्लियर करने के लिए क्या इशू किया? सर्कुलर। अब एक्ट तो कहता है जी फिजिकल ईजीएम करनी पड़ेगी, लेकिन वो तो पॉसिबल है। तो इस इशू को क्या करने के लिए, बताओ क्या करने के लिए? क्लैरिफाई करने के लिए क्या आया? सर्कुलर। गवर्नमेंट की तरफ से सर्कुलर आया और इन्होंने कहा आफ्टर ड्यू एग्जामिनेशन इट हैज बीन डिसाइड टू अलाउ कंपनीज हुज एजीएम ड्यू डेट ऑफ दिस एंड दिस टू कंडक्ट देयर एजीएम थ्रू किससे? वीसी,
वीसी मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और ऑडियो विजुअल मींस बिफोर 30 सितंबर 2024 इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट लेट डाउन दिस। इट मींस व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट कि अगर टाइम से एजीएम नहीं होती ना तो पेनल्टी लग जाती है 5,000 रुपए रोज की। तो इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए क्या इशू किए गए? सर्कुलर्स। क्या इशू किए गए? क्लियर, या ऑल क्लियर? तो सर्कुलर इशू करता है कौन? एमसीए फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, अब हम चलते हैं, ये सर्कुलर हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, ओके जी, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स हो गया जी, हो गया। चलिए अब पढ़ते हैं दोबारा से, फिर से वापस आइए और एक बार और हम चीजों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। और इसमें अब हमारा एक पॉइंट है बच्चों, हमारा केस लॉस। केस लॉस की अगर हम बात करें तो बच्चों आपको मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगी, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। लिंक करती हूं चीजों को। चैप्टर का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में लॉ को पढ़ना सिखाया जाता है, लॉ को किस प्रकार पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें उसके अंदर सिखाई जाती है। जब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ाया जाता है तो उसमें ये बोलता है कि कानून को जब पढ़ते हो तो आप उसमें मदद ले सकते हो। और मदद किस चीज की ले सकते हो? कि मदद जो ले सकते हो आप एक्सटर्नल और इंटरनल एड ले सकते हो। एक्सटर्नल एड मतलब जैसे डिसाइडेड केस लॉस। डिसाइडेड केस लॉस का मतलब होता है कि अगर किसी मुद्दे पे पहले से कोई केस डिसाइड किया जा चुका है तो उसको बेस बना के उसके आधार पर डिसीजन दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। अगर कंपनी लॉ से कनेक्टेड पहले से कोई डिसाइडेड केस है, जैसे आपने एक नाम सुना होगा सालोमन वर्सेस सालोमन, सुना है या सुना है? तो वो डिसाइडेड केस है जो सेपरेट लीगल एंटिटी में यूज होता है। तो जो सालोमन वर्सेस सालोमन केस स्टडी यूज की जाती है उसमें यही बोला जाता है कि भैया जी आप उसके आधार पे डिसाइड कर सकते हो, सेपरेट लीगल एंटिटी को प्रूव कर सकते हो। तो वो भी किसका पार्ट हो जाता है? कंपनी लॉ का। किसका पार्ट हो जाता है? अब बताइए, कंपनी लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म और अ नैरोअर टर्म? कम ऑन फास्ट। ब्रॉडर टर्म। इट इटसेल्फ कवर व्हाट? कंपनीज एक्ट, शेड्यूल्स, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, केस लॉज, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। ईच एंड एवरीथिंग इज कॉन्सेप्ट क्लियर? 100%? ओके, अब देखिए, इट मीन्स अगर हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े तो हमने कहा ये बताओ, ये जो जैसे कंपनीज एक्ट है तो इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, मतलब एडमिनिस्ट्रेट कैसे किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब किस तरीके से चलाया जाता है। तो यहां पे सबसे ऊपर तो होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जिसको बोलते हैं एमसीए। क्या बोलते हैं बच्चों? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एक बार हाजिरी लगाओ, हाजिरी प्रेजेंट। यस, लाइव में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यस जल्दी से बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर चल रही है ना? ऐसा ना हो आधी क्लास निकल जाए। यस, जो बच्चे लाइव में है प्लीज आइदर तो ऑडियो वीडियो क्लियर, ऑडियो वीडियो क्लियर, जो लाइव में बच्चे पढ़ रहे हैं ऑडियो वीडियो क्लियर। यस, जल्दी बताइए बच्चों। ठीक है, देखिए मंजिल तो मिली जाएगी, वाह वाह करना तब बढ़ूंगी आगे, है ना? एक शेर सुनाती हूं आपको, शेर और शायरी सुनोगे? चलिए, तो मंजिल तो मिली जाएगी भटक कर सही, मंजिल तो मिली जाएगी भटक कर सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। वाह वाह तो मंजिल तो मिली जाएगी भटक कर सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। क्लियर या ऑल क्लियर? पक्का पक्का? चलो जी। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, ब्रेक की तो कोई बात नहीं, सीधा छुट्टी करेंगे, टेंशन मत लो। कब? सीधा सीधा बोल दो, सीधा सीधा कह दो मैम अब नहीं पढ़ना, आपसे जाओ घर, पढ़ना नहीं है। विद्या कसम है जो किसने चू की, चू मत करना बस, ठीक है? पढ़ते जाओ। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट। तो अगर एडमिनिस्ट किस टाइम से पढ़ रहे हो आप? क्या टाइम हो गया? 15 मिनट अभी तो बेटा पिक्चर तो भी शुरू भी नहीं हुई, ये तो सिर्फ क्या है, ये तो सिर्फ ट्रायल है। कितनी तेज? बहुत तेज भूख लग रही है, थोड़ी सी देर मैनेज करो। तपस्वी हो आप। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तपस्या करते हैं, उन्हें तो भूख प्यास का पता ही नहीं चलता, भूख प्यास का पता ही नहीं चलता। बेटा आप याद करो, जब आप किससे पहली बात करते हो फोन पे तो तुम कांटों की झाड़ों में घुस के बैठ के बात कर लेते हो, डर नहीं लगता, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। धूप में खड़े होकर बात करते हैं, पार्क में दोपहर हो रही होती है, 1:30 बज रहा होता है, तो धूप की वजह से तप रहे होते हैं और वहां पे कुछ लड़के फोन पे बात करते हुए घूम रहे होते हैं, ऐसा लगता है इनकी कौन सी मीटिंग चल रही है भाई। उन्हें धूप नहीं लगती, उन्हें भूख नहीं लगती, प्यास लगती, किसी का मैसेज आ जाए हाय
HI लिखा हुआ तो खाना रखा तो छोड़ के चल जाता, मम्मी बस 2 मिनट में आया, अभी बस 2 मिनट में, समझो ना। तो आपको कहाँ से भूख लग जाएगी बच्चों, आप समझो बात को। मैं भी स्टूडेंट थी, ऐसी बात नहीं हो। तो सुनो, आप ऐसे ही समझो जैसे आपके पास किसी का मैसेज आया, हाय कैसे हो, तो आप पढ़ रहे हो बस, ठीक है। अब सुनो इधर देखो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की अगर हम बात करें, MCA, क्या बोला मैंने, MCA। MCA जो है आपका कंपनीज एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन करती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर डेलीगेट कर रखी है अलग अलग मिनिस्ट्रीज को, तो MCA की अगर हम बात करें तो MCA में RD एंड ROC, RD मीन्स रीजनल डायरेक्टर और ROC मीन्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अच्छा, अब ये समझना है मैम, RD बढ़िया या ROC, RD बढ़िया या ROC? RD होती है रीजन वाइज और ROC होती है स्टेट वाइज। हर रीजन में एक RD है। अब मैम रीजन बड़ा या स्टेट? रीजन कहां लिखा हुआ आपने देखा? नॉर्दर्न रीजन, बताओ कहां लिखा हुआ देखा है? नहीं, आपने बहुत बार देखा है, बहुत सारे बच्चों ने देखा। नॉर्दर्न रीजन हाईवे पे, और रेल पे नहीं लिखा रहता, ट्रेन पर, रेलवे ट्रेन पर लिखा रहता है ना, NR, नॉर्दर्न रीजन लिखा रहता है ना। तो इट मीन्स जो आपके RD होते हैं वो रीजन वाइज होते हैं और ROC होते हैं आपके स्टेट वाइज। हर एक रीजन में आपके मिलेंगे कौन? RD, और स्टेट वाइज होंगे ROC। एक स्टेट में एक ही ROC होते हैं, लेकिन कुछ स्टेट ऐसी है जहां स्टेट एक है लेकिन ROC एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है। इसके बाद हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जैसे कि हम पढ़ेंगे कंपनी लॉ का मीनिंग, कंपनी क्या होती है, कंपनी कैसे चलती है, कंपनी की डेफिनेशन क्या है, कंपनी के अंदर जैसे आपने पढ़ा होगा कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस। क्या बोला? तो पर्सन मीन्स व्हाट? पर्सन का मतलब क्या है? पर्सन के अंदर आ जाते हैं नेचुरल पर्सन, और फिर आता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब क्या है? इनकॉर्पोरेटेड और अनइनकॉर्पोरेटेड। ये तमाम चीजें कंपनीज एक्ट 1956 वाज बेस्ड ऑन यूकेस कंपनीज एक्ट 1948। और कंपनी एक्ट के अंदर टोटल कितने सेक्शंस होते हैं, टोटल कितने चैप्टर्स हैं, टोटल कितनी शेड्यूल्स हैं, कंपनीज रूल्स क्या होते हैं, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट अप टू डेट कितने अमेंडमेंट्स अभी तक आए हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड ऑर्डिनेंस, सेक्शन क्या होता है, सब सेक्शन क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सब क्लॉज क्या होता है, ये तमाम चीजें हमें पढ़नी है। और व्हाट इज मीट बाय द बेयर एक्ट, बेयर नहीं बेयर एक्ट है वो। और रैंकिंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रैंकिंग क्या है, इंडिया में क्यों अमेंडमेंट्स होते हैं, कैसे होते हैं, मतलब क्या के साथ साथ हमें कॉम्बिनेशन बनाना है, क्यों। और पूरा कंपनी एक्ट का एक एडवांस बेसिक क्लास, एडवांस बेसिक क्लास एक और होगी, और एडवांस बेसिक क्लास के बाद एक आपकी नेक्स्ट क्लास, मतलब एक क्लास और अभी बेसिक होगी, ये बेसिक है वो एडवांस बेसिक होगी, फिर उसके बाद हम शुरू कर पाएंगे तीसरी क्लास में हिस्ट्री ऑफ कंपनी एक्ट चैप्टर नंबर 1। ठीक है बच्चों, जब तक मैं आपका बेसिक क्लियर नहीं कर दूंगी तब तक, मतलब लगभग मुझे 4 साढ़े 4 घंटे लगते हैं आपका बेस क्लियर करने में, बेसिक क्लास लेने में। पहली क्लास का नाम होता है बेसिक और दूसरी क्लास का नाम होता है एडवांस बेसिक। तो एडवांस बेसिक क्लास खत्म करने के बाद भाई और बहनों हम पहुंचेंगे तीसरी क्लास की तरफ। और मैम अब हम सुन नहीं सकते एक सेकंड भी आपकी बात, हमारा दिमाग हो गया खराब। अच्छा चलिए, तो एक बार जोरदार ताली तो बजा दो जोर से, बहुत बढ़िया। और एक गाना तो गा दो, कौन से वाला, कौन से वाला? धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। हम तो जा रहे हैं मैम। अच्छा ठीक है, बाय टाटा। हाँ जी बच्चों, कल की छुट्टी है ना, आपको पता है? तो एक चीज और सुनते जाओ, तख्ती पे तख्ती, तख्ती पे दाना, कल की छुट्टी परसों को आना।